हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट किया बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल हमने ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। अब हम लोग नए चैप्टर पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी, as you would have learned from the previous chapter, initially deal with the industrial scale production of biopharmaceutical and the biological using the genetically modified microbes, fungi, plants and animal। ठीक है, जैसा कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने प्रोटीन का, या बोल सकते हैं कि हमारा जो डिजायरेबल जीन है उनका। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, चाहे फंजाई चाहे प्लांट, उनके जीन में चेंज कर देंगे। तो उससे हमें क्या मिल रहा है कि हमारा अल्टीमेटली जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर जो हमारा जीन ऑफ डिजायरेबल है वो सब क्या हो रहा है, कंप्लीटली हमको मिल जा रहा है एज अ प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। The application of biotechnology included the therapeutics, diagnostic, genetically modified organism for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production। ठीक है, जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें क्या होगा, थेरेपेटिक्स मतलब ड्रग्स बनेंगे, साथ में कोई बीमारी का क्या होगा, डायग्नोसिस होगा। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप्स को या प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, मीन्स उसके जीन में चेंज कर देंगे ताकि एग्रीकल्चर में हमें क्या हो, बेनिफिशियल हो, मीन्स की क्रॉप का प्रोडक्शन हाई हो। फिर जो भी हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है जो क्या करते हैं, पॉल्यूशन को कम करते हैं, मीन्स कि पॉल्यूशन में ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसे बायोरेमिडिएशन कहते हैं। और जो वेस्ट वाटर है उनमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, और जो एनर्जी प्रोडक्शन है वहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो इतनी सारी जो फील्ड्स हैं यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। चलिए देखते हैं। पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ड कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम। पहले तो हमें कैटलिस्ट देना है। ठीक है, अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई चीज़ बनाना है तो कौन कौन सी वो एरिया है। पहला ये है कि हमें बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है, चाहे वो प्योर क्या हो सके, एंजाइम हो सके या फिर कोई माइक्रोब्स हो सके। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट। हमें ऐसा सुटेबल कंडीशन देना है जिसमें हमारा जो कैटलिस्ट है ना, उसमें हम क्या कर सके, जीन में उसके चेंजेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, पूरे तरीके से बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हैं, वहाँ से सेपरेट करते हैं, निकालते फिर प्योरीफाई करते हैं। तो ये लास्ट प्रोसेस है। पहले हमें क्या करना है कि पूरी तरीके से हम लोग को जो हमारा कैटलिस्ट है या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोब्स एंजाइम, उसको क्या करना है, सुटेबल कंडीशन देनी है। ठीक है, उसके अलावा हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बनाना है। इसके बाद जो सारी प्रोसेसेस थे जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जब होस्ट की बॉडी में हम लोग उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद वो कितनी बार वो डिवाइड कर रहा है और हमारा जो खुद का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो भी क्या कर रहा है, उसमें रिप्लिकेट कर रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो डिजायरेबल जीन है या फिर जो प्रोटीन है वो पूरी तरीके से बन गया है, बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाता है। फिर डाउन स्ट्रीमिंग आता है, जिसमें क्या होता है कि डाउन स्ट्रीमिंग में दो स्टेप होते हैं। पहला क्या है, सेपरेशन, दूसरा है प्यूरिफिकेशन, कि हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे जो हमारा डिजायरेबल जीन है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसके अलावा हम इसको प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ द ह्यूमन बीइंग हैव टू बी डेवलप्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द फूड एंड हेल्थ। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन देखेंगे। कहाँ देखेंगे कि ह्यूमन ने किस तरीके से हेल्थ पे और फूड प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखें कहाँ, एग्रीकल्चर में। ठीक है, Let us take a look at the three options that can be thought for increasing the food production। हम यहाँ पे तीन अब प्रोसेस देखेंगे, या बोल सकते हैं थ्री हम स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पहला क्या है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, की मीन्स ऐसा एग्रीकल्चर किया जाए जिसमें हम फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होगा कि हम मेन्योर मतलब यहाँ पे हम केमिकल्स नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग यहाँ पे जो खाद वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, बट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप
बेस्ड एग्रीकल्चर की अगर हम जीन में ही चेंज कर दें उस क्रॉप के, तो वहाँ से भी हमारा क्या होगा, जो फूड प्रोडक्शन है बढ़ जाएगा। तो 3 स्टेप है। पहला क्या है, अगर हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर वगैरह, उससे भी फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। तीसरा क्या है कि हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर कर दें किसमें, क्रॉप में, ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। आगे देखते हैं अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। The green revolution succeed in the tripling the food supply, but yet it is not enough for the feed a growing human population। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 गुना जो फूड प्रोडक्शन हो रहा था 3 गुना बढ़ा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी ना ये जो पॉपुलेशन इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही थी, तब भी ये जो खाना या बोल सकते हैं फूड सबके लिए नहीं हुआ, मीन सफिशियंट नहीं था, कम पड़ गया, ठीक है। इंक्रीजिंग द yield have the partially due to the use of the improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizer and pesticide। ये इंक्रीज कैसी हुआ yield, यहाँ पे इन्होंने जो क्रॉप्स की वैरायटी है उसको बदला, साथ में बेटर मैनेजमेंट किया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या यूज़ किया, एग्रोकेमिकल, मीन्स कि यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। फूड प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही इसमें, लेकिन साथ में क्या होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। However, for the farmer in the developing world, agrochemical are often too expensive and further increase in the yield with existing variety and are not possible using the conventional method, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी डेवलपिंग वर्ल्ड की, मीन्स हम बात करते हैं इंडिया की, तो फार्मर के लिए जो एग्रोकेमिकल है बहुत एक्सपेंसिव है, मीन्स कि केमिकल्स ये सब बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं बाजार में, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये तो प्रोडक्शन यील्ड हाई कर ही रहे हैं, लेकिन हर फार्मर इसे क्या करता, खरीद नहीं सकता ना, बाई नहीं कर सकता है, तो ये क्या है, एक्सपेंसिव है थोड़े, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और ऐसी वैरायटी भी एग्जिस्ट करी, यहाँ पे क्या है ना, वैरायटीज़ को चेंज किया गया है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई वैरायटी दूसरी है, मान लीजिए कोई राइस है, उसकी वैरायटी दूसरी है, मीन्स वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, बट उसका बोल सकते हैं ना वहाँ का कंडीशन अलग है, तो क्या हुआ कि उनका ब्रीड बना दिया गया, उनकी मेटिंग करा दिया गया, और फिर ऐसा मीन्स बोल सकते हैं कि ऐसा ब्रीड बना जिसको हम लोग लेके आएँ और अपने एरिया में उगाएं, तो हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा हमको राइस का प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव था, ठीक है। और ये पॉसिबल भी नहीं था किसके, कन्वेंशनल मेथड में, जो पुराने मेथड्स यूज़ किए जा रहे थे, ब्रीडिंग मेथड जो था उसके हिसाब से ये मतलब पॉसिबल भी नहीं था ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ठीक है। आगे देखते हैं। एज ट्रेडिशनल breeding technique fail to keep up pace with demand and providing sufficiently fast and efficient system for crop improvement, and other technologies called tissue culture got developed, ठीक है। क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक थी ना, ये फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, क्योंकि डिमांड्स नहीं हो पा रही थी कंप्लीट, इनकी जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा था, तो हम इतना खाना या बोल सकते इतना क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे एग्रीकल्चर कि हम सबका पेट भर सके। तो अब कौन है, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। अब हम लोग टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। वॉट डज मीन्स टिश्यू कल्चर, नाम से क्या लग रहा है आपके, टिश्यू कल्चर क्या है, मीन्स ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टिश्यू या सेल का क्या किया जा रहा है, ढेर सारा बनाया जा रहा है, कल्चर किया जा रहा है किसी बोल सकते हैं लैब में, ठीक है, किसी न्यूट्रिएटिव मीडियम में किया जा रहा है। अब देखते हैं। इट वॉज लर्न बाई साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट whole plant could be regenerated from explant, that is any part of the plant taken out and grown in the test tube under the sterile condition in a special nutrient medium, ठीक है। 1950s की बात है कि जब साइंटिस्ट को एहसास हुआ कि हम होल प्लांट कहाँ से बना सकते हैं, एक्स प्लांट, मीन्स कि एक्स प्लांट कोई पुराना प्लांट था, उसका हम एक पार्ट ले लिया, उससे हम क्या बना रहे हैं, कुछ बड़ा सा प्लांट बना रहे हैं, मीन्स कि वही पूरा प्लांट ही हम उसको जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं, ठीक है। बाहर लैब में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे प्लांट को क्या कर रहे हैं, पूरा जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे होल प्लांट बॉडी, ठीक है। कहाँ से, जो पुराना वाला प्लांट, मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, इसका कुछ सेल ले लिया गया और इसको टेस्ट ट्यूब में रखा गया ताकि इनमें से फिर से क्या हो, इसी की तरह एक दूसरा प्लांट भी डेवलप करे। और ये जो कंडीशन है स्टेराइल है, मतलब कि हमें यहाँ पे बहुत साफ सफाई के साथ यहाँ पे ये प्रोसेस करना है, ठीक है। और स्पेशल यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम दिए जाएंगे, अभी उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट, इसे कहते हैं टोटी पोटेंशियल। मीन्स टोटी पोटेंशियल का मतलब कि क्या है, टोटल पोटेंशियल है क्या, पूरा प्लांट बनाने की। तो ये जो कैपेसिटी है कि हम होल प्लांट बना रहे हैं, कहाँ, टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं कि एक्स प्लांट का, या फिर एक्स प्लांट का कोई सेल लेके हम क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट ट्यूब में रख के यहाँ पे उसका कल्चर करा रहे हैं और वहाँ से हम एक नया प्लांट बना दे रहे हैं, जैसे एक्स प्लांट था सेम। तो इसी को बोलते हैं टोटी पोटेंशी, ठीक है। यू विल लर्न हाउ टू कंपनाइज इन हायर क्लासेस, आप इसको हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। It is important to stress here that the nutrient medium must be provided a carbon source such as the sucrose and also the inorganic salt, vitamins, amino acid and the growth regulation like auxin, cytokinin etc. आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने
सेल निकाल लिया एक्सप्लांट के और उसको बस टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराने लगे, नहीं, वहाँ पे आप कुछ कंडीशंस को रखने पड़ेंगे, जैसे कि आप उसमें क्या देंगे, कार्बन सोर्स देंगे, में सुक्रोज देंगे, ठीक है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट है, वाइटामिन है, कुछ अमीनो एसिड देंगे और साथ में ग्रोथ रेगुलेटर देंगे जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे प्लांट में, ठीक है। प्लांट की ये क्या है, पीजीआर है, मीन्स की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसको आप 11th में पढ़ेंगे अच्छे से। वहाँ पे क्या होता है कि सारे हार्मोन्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, ठीक है। कोई प्लांट अगर ग्रो कर रहा है मीन्स उसका रूट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन इफेक्ट करेगा, ऑक्सिन। अगर उसका शूट सिस्टम बढ़ रहा है मीन्स ऊपर ब्रांचेस बन रहे हैं और सारी लीव्स बन रही है, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम करेगा, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये मतलब हम बोल सकते हैं कि हम जब इसका कल्चर करा रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं कि अगर रूट की तरफ ग्रो हो रहा है तो ऑक्सिन की वजह से हो रहा है, शूट ग्रोथ हो रहा है इस तरीके से तो साइटोकाइनिन, इसीलिए हार्मोन दिया जाता है ताकि जो सेल है ना वो अपने आप को डिवाइड करे। उसको खाना दिया जा रहा है जैसे सुक्रोज हो गया, उसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट, वाइटामिन, अमीनो एसिड और जो ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स है प्लांट के, ऑक्सिन दिया जा रहा है ताकि रूट बनना स्टार्ट हो जाए और साइटोकाइनिन दिया जा रहा है ताकि शूट सिस्टम में बनना स्टार्ट हो जाए। By application of this method, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short time. This method of producing thousands of plants through a tissue culture is called as micropropagation. कि हम इस मेथड से क्या करते हैं कि कम समय में ढेर सारे प्लांट्स का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, ठीक है। जो ये टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक्स प्लांट का कुछ सेल है या फिर मीन्स एक्स प्लांट के कोई टिश्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कल्चर कर रहे हैं ताकि हम कम समय में भी ढेर सारे उसी जैसे मीन्स अपने जो उसका एक्स प्लांट ही जैसे सेम हम प्लांट्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन, मीन्स कि छोटे स्तर पर हो रहा है। माइक्रो का मतलब कि ये लैब में हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया माइक्रो प्रोपागेशन, कि हम लैब में ढेर सारे एक्स प्लांट के जैसे ही नए प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, वो भी कम समय में। Each of these plant will be genetically identical to the original plant from which they are grown, that they are soma clone, ठीक है। अब एक्स प्लांट का सेल है तो जीन भी तो सेम होगा। मान लीजिए ये प्लांट है कोई, ठीक है, इसका जो जीन होगा अगर हम इसका कोई सेल लेके यहाँ पे ग्रो करा के हमने हजारों प्लांट छोटे छोटे बना दिए, ठीक है। अब छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स बन गए तो जो इनका जो जीन होगा वो उनके एक्स प्लांट से तो मिलेगा ही ना, वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसीलिए इसको बोला गया है सोमा क्लोन की। हम बोल सकते हैं कि जो नए प्लांट्स हमने बनाए हैं टिश्यू कल्चर की हेल्प से वो सिमिलर है अपने एक्स प्लांट के जैसे, तो इसी को बोलते हैं सोमा क्लोन। आगे देखते हैं, मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा हैव टू प्रोड्यूस ऑन अ कमर्शियल स्केल बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि टमाटो हो गया, बनाना, एप्पल, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम इसको माइक्रो प्रोपागेशन करके हम इसका प्रोडक्शन करते ताकि हम इसको मार्केट में बेच सकें, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें कम समय में छोटे छोटे प्लांट्स बन जा रहे हैं, फिर हम उसका क्या कर रहे हैं, बाहर लैब से बाहर लेके जाके ज़मीन पे ग्रो कराएंगे और ढेर सारे उनके फ्रूट्स निकलेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, कॉमर्शियली मीन्स हम इसको पैसे कमाने के लिए मार्केट में बेच देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विथ योर टीचर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस। अगर आप कहीं भी अच्छी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा लैब सिस्टम है तो आप वहाँ पे ही देख सकते हैं सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिसीज प्लांट इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ वायरस, द मेरिस्टम एपिकल एंड एक्सिलरी इज फ्री फ्रॉम वायरस, ठीक है। अगर हमको एक बीमार मीन्स बीमार का मतलब जिसमें वायरस लग गया, जिस प्लांट में इन्फेक्शन कर दिया कोई प्लांट में वायरस ने, तो क्या हो गया, ये मान लीजिए प्लांट है, यहाँ पे क्या हुआ, वायरस आ गया, मतलब इसको इन्फेक्ट कर दिया, बीमारी कॉज कर दी इस प्लांट में, तो क्या होगा कि हम डिसीज प्लांट से भी हम क्या करते हैं, हेल्दी प्लांट बना सकते हैं। मीन्स कैसे बनाएंगे, प्लांट तो पूरी तरीके से उसके जितने भी सेल होंगे वहाँ पे वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया, लेकिन दो जगह जो मेरिस्टेम है, मान लीजिए ये प्लांट है, इसके लीफ है, ये ऊपर वाला पार्ट जो एक्सिलरी बर्ड होंगे और जो हम बोल सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम होंगे, ये दोनों में क्या होगा, वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस सेल को रिमूव कर देंगे, बोल सकते हैं कि एपिकल या फिर एक्सिलरी बर्ड जो है उसको रिमूव करके हम लोग लैब में क्या करेंगे, एक डिसीज प्लांट से हेल्दी प्लांट बना लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन द विट्रो टू ऑब्टेन अ वायरस फ्री प्लांट। हम वही एक्सिलरी बर्ड या बोल सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ये सबको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं है। प्लांट में हर जगह इन्फेक्शन है वायरस का, लेकिन दो जगह नहीं है जहाँ पे मेरिस्टेम है, मीन्स कि जहाँ पे एपिकल और एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है वहाँ पे वायरस इन्फेक्शन नहीं करता है, ठीक है। वहाँ से हम क्या करेंगे, वो पार्ट निकाल लेंगे और इसको लैब में विट्रो कल्चर कराएंगे, मीन्स लैब में ही इसका सेल डिवीजन मीन्स कराएंगे आगे, और इससे क्या बनाएंगे, एक हेल्दी प्लांट बना लेंगे, कि मतलब कि हम डिसीज्ड प्लांट से भी हेल्दी प्लांट बना सकते हैं।
साइंटिस्ट हैव प्रोसीडेड इन दी कल्चरिंग द मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगर कैन, पोटैटो एक्सेट्रा। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया कि बहुत सारे डिसीज प्लांट से भी नए प्लांट्स बनाए, मीन्स हेल्दी प्लांट्स बनाए हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इसका शॉर्टकट याद करिए, BSP, बी फॉर बनाना, S फॉर शुगर कैन हो गया, P फॉर पोटैटो हो गया। ठीक है, BSP इसका याद रखिएगा। इसमें क्या था, इसमें जो हम लोग छोटे छोटे प्लांटलेट बना रहे थे कहाँ पे, लैब में, तो उसका एग्जाम्पल क्या था, टोमेटो था, बनाना था, एप्पल था। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं TAB, टैब, टैब से याद कर सकते हैं या फिर बैट से याद कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, T फॉर क्या हो गया, टोमेटो हो गया, A फॉर एप्पल हो गया, B फॉर बनाना हो गया। ठीक है, टैब से याद कर सकते हैं या फिर बैट से। यहाँ पे B फॉर क्या हो गया, बनाना हो गया, A फॉर एप्पल, T फॉर टोमेटो। तो इसके लिए क्या है कि हम छोटे छोटे प्लांटलेट अगर हम कल्चर कर रहे हैं कहाँ पे, टिश्यू कल्चर की हेल्प से लैब में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा बैट। ठीक है, बैट याद करिए, इसका शॉर्ट टेक कि किसमें, बनाना में हुआ, एप्पल में हुआ और टोमेटो में हुआ। अगर हम डिसीज प्लांट से भी हेल्दी प्लांट निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर की हेल्प से, तो इसका एग्जांपल याद करने का ट्रिक BSP, बनाना हो गया। ठीक है, शुगर कैन हो गया और साथ में हो गया पोटैटो। आप एक चीज़ देखिए कि बनाना दोनों जगह है, मीन्स बनाना यहाँ पे भी और यहाँ पे, कि मीन्स कि बनाना का हम माइक्रो प्रोपागेशन भी करा सकते हैं, साथ में अगर डिसीज प्लांट है तो वहाँ से हम हेल्दी प्लांट भी बना सकते हैं लैब में। आगे चलते हैं। साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड द सिंगल cell from the plant and after digesting their cell wall with being able to isolate the naked protoplast surrounded by plasma membrane etc. क्या होता है, जो सेल होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ऊपर सेल वाल होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो सिंगल सेल निकाला उसको डाइजेस्ट करा दिया, उसके मान लीजिए जो एप्रोप्रिएट उसका एंजाइम होगा उससे डाइजेस्ट करा दिया उसने, और क्या देखा, अंदर प्रोटोप्लाज्म में इसके पूरा मटेरियल भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, और साथ में क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट का कोई सेल है, ऊपर सेल वाल तो हो गई, अंदर साइटोप्लाज्म में और सारी मटेरियल भरे हुए, इसके ऑर्गेनल्स भरे होंगे। उसने क्या किया, कुछ ऐसा एंजाइम यूज किया कि सेल वॉल को ब्रेक करा दिया और बना दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म, मीन्स कि साइटोप्लाज्म के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा बना के रख दिया। ठीक है, आइसोलेटेड द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ठीक है, क्या किया कि मान लीजिए दो प्लांट लिए, उसने एक प्लांट का सेल जिसपे सेल वाल ये है, दूसरा प्लांट का सेल ये, उसका जो एंजाइम है उससे डाइजेस्ट करा दिया, मीन्स इसका प्रोटोप्लास्ट बाहर निकलवा दिया, इसका भी जो एंजाइम था सेल वाल का डाइजेस्ट करा दिया, यहाँ इसका प्रोटोप्लास्ट निकल, अब इस प्रोटोप्लास्ट में क्या करा दिया, फ्यूजन करा दिया, इनको जोड़ा दिया, कुछ इनके जो डिजायरेबल कैरेक्टर थे इनको मिला दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, हाइब्रिड बन गए, मीन्स जब दो चीज़ों से मिल रहा है कोई चीज़ आगे बन रहा है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, दीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड while the process is called as somatic hybridization। ये क्या है, सोमैटिक क्यों बोला गया, क्योंकि ये हम बोल सकते हैं कि हम किसी उसके जेनेटिक या फिर बोल सकते हैं गोनैड्स में कोई चेंज नहीं कर रहे, हम जो नॉर्मल सेल हैं हम उनमें चेंजेस कर रहे हैं, मीन्स हम उनके डिजायरेबल कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सेल है उनका। ठीक है, इससे इनका मतलब बोल सकते हैं कि इनका जो जेनेटिक कंट्रोल इससे नहीं हो रहा, मीन्स कि ये जो सोमैटिक सेल है ना, ये नॉर्मल जैसे हमारी बॉडी है, तो जो हमारे ये सब सेल है सोमैटिक सेल है, लेकिन जो हमारे सेक्स ऑर्गन के जो सेल है ना वो गोनैड्स, वो सोमैटिक सेल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो उनके सोमैटिक सेल हैं उनका हाइब्रिड बना दिया जा रहा है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। आगे देखते हैं, इमेजिन ए सिचुएशन व्हेन प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद द पोटैटो, देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म द न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग द टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आप टमाटर और आलू को मिला के कुछ दूसरा कुछ बना दे, हाइब्रिड बना दे, मान लीजिए ये है टोमेटो का सेल, ठीक है, वहाँ पे डाइजेस्ट करा उसके एंजाइम से, यहाँ पे उसका नेट प्रोटोप्लास्ट बन गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया पोटैटो का, ठीक है, उसका भी यही करा के प्रोटोप्लास्ट बन गया, और उसके कोई डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे, इसके दोनों को हाइब्रिड बनाया। हमने सोचा कि सारे कैरेक्टर एक ही हाइब्रिड में मिल गए, मतलब कि हम एक ऐसा हाइब्रिड बनाएंगे जो टमाटो और पोटैटो दोनों से बनेगा, मीन्स वो ऐसा प्लांट बनाएंगे जो सॉइल में ग्रो करेगा। ऊपर क्या लगेंगे उस पर टमाटो, ठीक है, फ्रूट जो होंगे टमाटो के, नीचे क्या होंगे, आलू। मीन्स कि यहाँ पे डिजायरेबल कैरेक्टर हमको देखने को मिल गया कि अगर ये हाइब्रिड हम लोग ग्रो करेंगे तो ऊपर प्लांट में क्या लगेंगे, टमाटर लगेंगे, नीचे क्या होंगे, यहाँ पे जो स्टेम होंगे मॉडिफाइड स्टेम, ये क्या होंगे, सॉइल के अंदर। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमारा पोटैटो। ठीक है, वेल दिस हैव बीन achieved resulting in the formation of tomato, but unfortunately this plant did not have all the desirable combination of the characteristic in its commercial utilization। ऐसा किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ ना कि जो हमने हाइब्रिड बनाया, जो प्लांट बनाया ना, उसके अंदर सारे कैरेक्टर नहीं आए, मीन्स कि ग्रो कराया गया होगा, क्या पता टमाटो ही सिर्फ आए,
यहाँ पे पोटैटो नहीं बना, ठीक है। क्या पता पोटैटो आए, ठीक है, लेकिन टमाटो नहीं बना। मीन्स कि हमने दोनों जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट लिए थे उनके कैरेक्टर पूरी तरीके से नहीं आए। मीन्स कि जो हाइब्रिड पूरी तरीके से नहीं बन पाया, जिसके लिए हम इसको बोल सकते हैं कि कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए ये यूज़ नहीं किया। हमें तो सही लगा कि हम टमाटो अलग से बोएं और पोटैटो अलग से उगाएं, ठीक है। आगे देखते हैं, इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ्स that are our understanding genetics can show that the farmer may be obtain maximum yield from the field। क्या अगर कोई दूसरा पाथ है कि जिससे क्या हो फार्मर ढेर सारा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट दियर हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट आर रिड्यूस। क्या ऐसा कोई मेथड है कि हम फर्टिलाइजर जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं इसको यूज करना बंद कर दे, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, ये पॉल्यूशन यहाँ पे कम हो जाए। मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए। ऐसा कोई मेथड है क्या? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल द सोल्यूशन। इन दोनों का आंसर यही है कि अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और हमारा इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय द मैनिपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ, ठीक है। चाहे प्लांट हो, ठीक है, बैक्टीरिया फंजाई एनिमल, जिनके जीन में क्या कर दिया जा रहा है, चेंजेस ला दिए जा रहे हैं, उनमें मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है, में चेंज ला दिए जा रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जीएमओ बोलेंगे। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, एनिमल का सेल भी क्यों ना हो, तो हम इसको जीएमओ बोलेंगे, ठीक है। जीएम प्लांट, जीएम का मतलब क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की बात की जा रही है। जीएम का मतलब यही है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मीन्स कि इस प्लांट में क्या क्या इसके जीन में चेंजेस कर दिए गए हैं, ठीक है। हैव बीन प्रैक्टिस यूजफुल इन मेनी वे, ठीक है। जो जीएम प्लांट है बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ, अब उसके हम लोग यूजेस देखेंगे। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, जो जीन में मॉडिफिकेशन हुआ उस प्लांट का, तो क्या क्या हमको देखने को मिला। मेड द क्रॉप मोर टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस मीन्स कोल्ड, ड्रॉट, हीट, साल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्रॉप को इस तरीके से बना दिया कि वो जो एबायोटिक स्ट्रेस है ना उसको भी झेल सके। अगर पानी नहीं मिल रहा है उसको तब भी वो जिंदा रहे, मरे नहीं। मीन्स कि ड्रॉट का कंडीशन हो या खूब ज़्यादा ठंड पड़ रही है या सॉल्ट ज़्यादा है या फिर हीट बहुत ज़्यादा है, फिर भी उस कंडीशन में हमारा प्लांट सर्वाइव करे, ठीक है, हमारा जो क्रॉप है वो बचा रहे। आगे, यूज रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड मीन्स पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। अगर हम प्लांट में उसके जीन में ऐसा चेंज कर दे कि कोई बाहर से कीड़े मकोड़े या कोई बीमारी उसको ना लगे, तो हमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करना ही नहीं पड़ेगा। तो हमें प्लांट को अपने इस तरीके से बनाना, मीन्स उसके जीन में इस तरीके से चेंज करना है ताकि वो क्या हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, ठीक है, उसमें बीमारी ना लगे, हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज ही ना करें। नेक्स्ट है हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कि हार्वेस्ट होने के बाद भी बहुत बार लॉस हो जाता है तो उसको भी क्या होगा, रिड्यूस करें। उसके अलावा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। हम इंक्रीज करें क्या, जो मिनरल्स हैं, प्लांट तो ग्रो करेगा सॉइल में, तो सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करें, उस प्लांट को इस लायक बनाए कि जितने भी मिनरल्स हैं सॉइल में उसको क्या अपने आप ही ले ले, ताकि जो सॉइल हमारा फर्टिलिटी है ना वो भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है इनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, एग्जाम्पल गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच द राइस, ठीक है। क्या है, जो गोल्डन राइस है ना ये देखने में भी सुनहरा मीन्स कि गोल्ड कलर का है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके जीन में चेंज कर दिया गया है इस तरीके से ताकि ये विटामिन ए की जो कमी है या विटामिन ए की जो कमी है उसको पूरा कर दे, ठीक है। कि मतलब कि इस क्रॉप में हम लोग इतने चेंजेस कर रहे हैं, हम एबायोटिक स्ट्रेस में भी उसको झिला रहे हैं, मीन्स उसको इस सर्वाइव करने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं उसके जीन में चेंज करके। चाहे हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा है उसको भी रोकना चाह रहे हैं। जितने भी मिनरल हैं प्लांट यूज़ करता है वो भी बढ़ा रहे हैं ताकि जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। वो क्या करेंगे, उसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पहले से ही इंजेक्ट कर देंगे ताकि जो हमारा प्लांट है वो फर्टिलिटी ना खराब करे सॉइल की। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो गोल्डन राइस है ना उसमें भी हम उसमें चेंजेस करें ताकि जो विटामिन ए की डिफिशियंसी है उसको भी मेंटेन किया। मीन्स कि जो गोल्डन राइस खाते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है तो उन्हें ये विटामिन ए की डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं, in addition to these uses, GM has been used to create a tailor-made plant to supply alternative source to industries in the form of starch, fuels and pharmaceutical, ठीक है। और जो यूजेस है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा, जैसे कि टेलर मेड प्लांट ऐसे बनाए गए हैं जिनका इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है, उनसे स्टार्च लिए जा रहे हैं, उनसे फ्यूल लिए जा रहे हैं, उनसे ड्रग्स बन रहे हैं उन प्लांट से, ठीक है। Some of the application of biotechnology in agriculture that you will be studying in detail are the production of the pest resistant plant which could decrease the amount of pesticide use, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी हैं बायोटेक्नोलॉजी की यूज से कि हम प्लांट को क्या कर रहे हैं, एकदम रेजिस्टेंट कर दे रहे हैं, कि उसमें जो पेस्ट लग रहे थे, जो बीमारी लग रहे थे उससे रेजिस्टेंट है, ताकि जो प्रोडक्शन पहले कम हो जा रहा था पेस्ट के लगने से अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलोथेरोजेनेसिस फॉर अ शॉर्ट बीटी। ठीक है, जो बीटी टॉक्सिन है एक जहर है, कहाँ से निकल के आ रहा है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलोथेरोजेनेसिस। ठीक है, इससे ये जहर निकल के आ रहा है, इसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। ये टॉक्सिन ना बैक्टीरिया के लिए नहीं है, लेकिन जिस प्लांट में हम इसको क्या करेंगे, डालेंगे, जो पेस्ट वगैरह लगेंगे उनके लिए है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन हैज been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide the resistance to insect without the need of insecticide and in effect created a biopesticide। ठीक है, जो बीटी टॉक्सिन जीन है इसको बैक्टीरिया से निकाल लिया जाता है, फिर इसका कल्चर कर लिया जाता है, फिर इसको हम क्या करते हैं कि प्लांट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो प्लांट की बॉडी है ना ये इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना दे। मीन्स कि कोई इंसेक्ट या कोई पेस्ट यहाँ पे अगर बीमारी कॉज कर रहा है ना तो मर जाए। मीन्स इस प्लांट को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिए हैं, किससे, बीटी टॉक्सिन से। कि जब कोई प्लांट है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे इंसेक्ट आया, कीड़े लगने स्टार्ट हुए, तो इसमें ऐसे जीन प्रेजेंट है ना कि जिसको ये खाते ही इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हमारा प्लांट क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, हमें बाहर से कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ रहा, केमिकल यूज नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या है, बायोपेस्टिसाइड है। मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बायोलॉजिकली किसी पेस्ट को मार रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। मीन्स कि जो बीटी लिखा गया है इसको क्या कर दिया गया है कि जो बैसिलस थीरोजेनेसिस का जो टॉक्सिन है, जहर है ना, इनके जीन में, या बोल सकते हैं इन प्लांट को मॉडिफाई कर दिया गया इससे, ताकि जब भी इन पे कोई पेस्ट या कोई इंसेक्ट आके बैठ रहा है, इनको खाना स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं बीटी कॉटन के बारे में कि बीटी कॉटन क्या है। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलोथेरोजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट। ठीक है, जो बैसिलोथेरोजेनेसिस इसके कुछ स्ट्रेन है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसके कुछ स्ट्रेन क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोटीन सिक्रेट कर रहे हैं जो क्या है, जहर जैसा है। किन के लिए, किन इंसेक्ट के, जैसे कि एग्जांपल है लेपेडोपेट्रॉन, इसके अंदर कौन आएंगे, टोबैको बर्डवार्म एंड आर्मी वार्म, इनके लिए क्या है, जहर है। ठीक है, इसके द्वारा जो भी टॉक्सिन जीन आ रही है इनके लिए जहर, इनको मार देगा। इसके अलावा कोलियोपेट्रॉन जैसे बेटल्स होंगे, छोटे छोटे कीड़े आएंगे, और डाईपेट्रॉन में फ्लाई और मॉस्किटो आएंगे। मतलब कि जो बैसिलोथेरोजेनेसिस, इनके कुछ जो ऐसे स्ट्रेन होते हैं जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं या फिर ऐसे प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से कुछ इंसेक्ट्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे लेपेडोपेट्रॉन में टोबैको बर्डवार्म हो गया, आर्मी वार्म हो गया, कोलियोपेट्रॉन में बेटल्स हो गए, ठीक है, और डाईपेट्रॉन में आ गए फ्लाइज एंड मॉस्किटो। आगे देखते हैं, बैसिलोथेरोजेनेसिस फॉर्म है प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, जब इसका ग्रोथ होता है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, जब ग्रोथ होता है ना तो इनमें क्या पाए जाते हैं, एक प्रोटीन क्रिस्टल पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन क्रिस्टल का मतलब कि ऐसा प्रोटीन जो क्रिस्टल के फॉर्म में है। ठीक है, उसके ग्रोथ के टाइम, जब धीरे धीरे वो ग्रो करता है उसके ग्रोथ के टाइम, दीज क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये जो क्रिस्टल है, ये जो प्रोटीन क्रिस्टल कहाँ पाया जा रहा है, बैसिलस थीरोजेनेसिस के पास। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिस्टल के फॉर्म में, लेकिन उनमें कुछ ऐसे जीन है ना जो इंसेक्ट को मारने वाले हैं, मीन्स इंसेक्ट की डेथ करा देंगे। वाई डज दिस टॉक्सिन डू नॉट किल द बैसिलस, क्यों ये जो जहर है या फिर बोल सकते हैं टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल है, क्यों बैक्टीरिया को नहीं मारता है। Actually, the BT toxin protein exists in inactive protoxin, but once the insect inject the inactive toxin, it converted into active form of the toxin due to alkaline pH of the gut, which solubilize the crystal. क्यों, अगर ये बैक्टीरिया में पाया जा रहा है ये जहरीला टॉक्सिन, तो क्यों बैक्टीरिया नहीं मर रहा है, क्यों कोई इंसेक्ट मर रहा है, ऐसा क्यों। इसलिए ना, क्योंकि जब बैक्टीरिया के पास ये प्रेजेंट है उसके ग्रोथ स्टेज में, मीन्स धीरे धीरे जब वो ग्रो कर रहा है, ये जब वहाँ प्रेजेंट है तो क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म है, मीन्स कि वो एक्टिवेट नहीं है, या फिर बोल सकते हैं प्रोटॉक्सिन, ये टॉक्सिन पूरी तरीके से कंप्लीट मैच्योर नहीं है, किसी को मारने के लिए पूरी तरीके से बन नहीं पाया है। तो क्या होता है, जब कोई इंसेक्ट इसको क्या करता है, खा लेता है, तो क्या होता है, इंजेक्ट करने के बाद जो इनएक्टिव टॉक्सिन है ना एक्टिवेट हो जाता है। क्यों, जो इसका मिड गट है ना, यहाँ का जो पीएच होता है अल्कलाइन होता है, तो जो टॉक्सिन है, ये जहर जो है ना, ये एक्टिव तब होता है जब पीएच क्या हो, अल्कलाइन हो, मीन्स 7 से ज़्यादा हो, तब वो क्या करता है, वो सेल्युलाइज होने लगता है, मीन्स गलने लगता है ये क्रिस्टल। कहाँ पे, गट में, मिड गट में, इसके इंसेक्ट के, वहाँ का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन मीडियम का होता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम सेल एंड क्रिएट अ पोर दैट कॉजेज द सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, जो एक्टिवेटेड फॉर्म का, जो हम बोल सकते हैं कि जो ये प्रोटॉक्सिन था जो पूरी तरीके से अभी एक्टिव नहीं था, ये जब अल्कलाइन मीडियम पाता है तो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, मीन्स कि अब उसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि अब वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। कहाँ पे, जो इंसेक्ट के मिड गट है वहाँ का जो पीएच है बोल सकते हैं 7 से ज़्यादा है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम है, यहाँ पे जब कोई इंसेक्ट इस
जहरीली चीज़ को ले लेता है, मीन्स इस टॉक्सिन को ले लेता है, तो यहाँ पे जो उसका मिड गट के जो एपिथेलियम में ऊपर वाले सेल होंगे गट के ना, वहाँ पे क्या करेगा, जाके बाइंड करे, वहाँ पे छेद कर देगा ये जहर। और जब छेद कर देगा तो सेल अपने आप क्या होंगे, स्वेलिंग होने लगेंगे, फिर वो क्या होने, ब्लास्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो याद रखना कि जो बैसिलस थीरोजेनेसिस है उसके पास ही ये जो प्रोटॉक्सिन पाया जाता है, जो इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब कि ये जहर किसके लिए नहीं है, इस बैक्टीरिया के लिए नहीं है, और इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे अल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट नहीं है। जैसे कोई इंसेक्ट आया, इसको ले लिया, ठीक है, गलती से खा लिया और उसके मिड गट पे चला गया, तो जो ये प्रोटॉक्सिन है ना, अब एक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ का अल्कलाइन मीडियम है, इंसेक्ट का जो मिड गट है वहाँ का जो मीडियम है अल्कलाइन है, वहाँ पे ये जो जहर है अब एक्टिव हो गया, और इसके बाद जो उसके मिड गट के एपिथेलियम सेल होंगे ना, वहाँ से जाके बाइंड कर जाएगा, और उसमें क्या होंगे, इस तरीके से बाइंड कर छोटे छोटे पोर्स कर देंगे। जब इस तरीके से पोर्स हो जाएंगे उसके मिड गट के एपिथेलियम में, क्या होगा, ये सेल धीरे धीरे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, और फिर इसके बाद ये सेल क्या होंगे, ब्लास्ट होने लगेंगे, और बेचारे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। Specific Bt toxin gene were isolated from the Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton। ठीक है, जो बीटी टॉक्सिन होते हैं ना, ये Bacillus thuringiensis से निकलते हैं, मीन्स उनके स्ट्रेन से निकलते हैं। ये सारे क्रॉप प्लांट में नहीं अप्लाई हो सकते, मीन्स सारे इंसेक्ट को नहीं मार सकते, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, हर इंसेक्ट के अलग अलग ये बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया है किसका, कॉटन का। द चॉइस ऑफ द जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट एज द मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर द इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। क्या चॉइस होता है जीन का, मीन्स बीटी टॉक्सिन जीन का, कि किस क्रॉप पे हम यूज कर रहे हैं और क्या टारगेट पेस्ट है, मीन्स किस क्रॉप पे यूज कर रहे हैं, उसको कौन सा इंसेक्ट बार बार परेशान कर रहा है या फिर बीमारी कॉज कर रहा है या उसको खा जा रहा है। ठीक है, तो हमें दो चीज का ध्यान रखना है, पहला क्रॉप है किस फसल पे यूज करें, दूसरा जो टारगेटेड पेस्ट है कि किसको मारना है, ये इंपॉर्टेंट है, तब हम उस प्लांट को उस टाइप का बीटी टॉक्सिन जीन से मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राइफस्टेसी नेम्ड क्राई। जो ये टॉक्सिन है, इसको जो जीन कोड करता है उसका नाम क्या है, क्राई, प्यार से उसे क्राई कहते हैं, नहीं तो क्राइफस्ट एसी है। देयर आर द नंबर ऑफ देम, मींस ये बहुत ढेर सारे नंबर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राइफस्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म एंड दैट ऑफ द क्राइफस्ट एबी कंट्रोल कॉर्न बोअर। ठीक है, दोनों अलग अलग प्लांट है, एक कॉटन का प्लांट है, एक दूसरा है कॉर्न का प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो क्राई फर्स्ट एसी है जीन, ठीक है, टॉक्सिन जीन है ये, और क्राई सेकंड एबी, जिसको हम क्राई फर्स्ट एसी को क्राई भी बोल सकते हैं, ये क्या कर रहा है, जो कॉटन बॉलवॉर्म है ना उसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे ये देखिए, ये फिगर दिया है कि यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से है, यहाँ पे एक बर्ड स्टेज में है, यहाँ पे फुल्ली मैच्योर कॉटन है। इनमें देखिए इन्फेक्शन हो गया, मीन्स इनको वो खा लिया है, इनको खत्म कर दिया। अब यहाँ से इस तरीके से मैच्योर कॉटन के फ्लावर्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ये जो टॉक्सिन है इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि जो कॉटन बॉलवॉर्म है इसको खराब ना करें। ठीक है, उसके अगेंस्ट हम इसको रेजिस्टेंट बनाएंगे, इस प्लांट को, कॉटन को। उसके अलावा जो कॉर्न बोअर होते हैं, जो कॉर्न प्लांट होते हैं, उनमें भी यूज करते हैं क्राई फर्स्ट एसी, ताकि हम क्या किससे छुटकारा पा सके, कॉर्न बोअर से। ठीक है, कॉर्न के प्लांट पे। आगे देखते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, किस तरीके से हम प्लांट को इतना रेजिस्टेंट बना दे कि जो पेस्ट आ रहा है, जो कीड़े मकोड़े उस पर लग रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, उससे हमारा प्लांट क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए। सेवरल निमेटोड पैरासाइट इन अ वैरायटी ऑफ द प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे निमेटोड है, मीन्स एक्स एलिमेंथिस की बात की जा रही है कि वो क्या करते, बीमारी कॉज करते, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग में भी करते हैं, मीन्स हम लोगों में भी बीमारी कॉज करते हैं निमेटोड्स। ठीक है, ये निमेटोड जिसका नाम है मेलोडी गाइनी इनकॉग्निटा इनफेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट एंड कॉजेज द ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड। ठीक है, एक निमेटोड है जो क्या कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है, जिसका नाम है मेलेडो गाइनी इनकॉग्निटा, जो इन्फेक्ट क्या कर रहा है कि जो टोबैको प्लांट है उसके रूट में क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके रूट में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टोबैको का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, उसकी यील्ड कम हो जा रही है। बीमारी होने की वजह से प्लांट सूख जाएगा तो प्रोडक्शन आगे हो नहीं पाएगा। ए नोबल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन विच वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए या फिर आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी अपनाई गई ताकि हम क्या पा सके, इस निमेटोड से छुटकारा पा सके, हमारा जो टोबैको प्लांट का प्रोडक्शन है वो जो कम हो रहा है उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, मींस कि यहाँ पे आरएनए क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। कहाँ इंटरफेयर करेगा, जब ये निमेटोड अपना प्रोटीन बनाएगा ना, मींस अपना आरएनए बना के अपना प्रोटीन, क्या होता है कि देखिए डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, इसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। जब आरएनए से प्रोटीन बनना रहेगा ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आरएनए का इंटरफेयर करा देंगे, इसे प्रोटीन बनने ही नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है,
RNAi मीन्स RNA इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफरेंस, मतलब कि सारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें RNAi होता है, मीन्स कि RNA इंटरफेरेंस सब में प्रेजेंट होता है सेलुलर डिफेंस के लिए, मीन्स कि सेल को बचाने के लिए. These method involve silencing of specific mRNA due to the complementary double-stranded RNA molecule that bind to and prevent the translation of mRNA silencing. क्या होता है इस मेथड में कि जो mRNA है ना, किसका mRNA, जो ये निमेटोड है इसका mRNA को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, हम बाहर से डबल स्टैंडर्ड RNA दे देंगे, क्या बना लेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा ताकि जो RNA है आगे प्रोटीन ना बना पाए. ठीक है, तो उसको क्या करेगा, इंटरफेयर कर देगा, उससे बाइंड कर जाएगा और जो आगे का प्रोसेस होने वाला रहेगा ट्रांसलेशन वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, द सोर्सेज ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be the infection by the viruses having RNA genome or the mobile genetic element जिसे हम ट्रांसपोन कहते हैं, that replicate via an RNA intermediate. ठीक है, जो हम बाहर से डबल स्ट्रैंड RNA इंजेक्ट कराएंगे प्लांट के अंदर ताकि वो क्या करे, हमको प्रोटेक्शन करे, मीन्स कि जो प्लांट है ना उससे किससे बचाए, निमेटोड से बचाए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ से लेके आएंगे डबल स्टैंडर्ड RNA, हमारा जो सोर्स होगा कि ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA हो, या फिर हम मोबाइल एलिमेंट्स को ला सकते हैं, जेनेटिक मोबाइल एलिमेंट्स है ये जिनको बोलते हैं ट्रांसपोन. ठीक है, जो रेप्लिकेट करते हैं किसके थ्रू, RNA इंटरमीडिएट के थ्रू. ठीक है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट. हम लोग ऐसे इजीली थोड़ी ना किसी भी प्लांट में इंजेक्ट कर देंगे, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं, तो हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी. तो हम वेक्टर कहाँ से लेंगे, एग्रोबैक्टीरियम. ठीक है, हमने पढ़ा भी था एग्रोबैक्टीरियम डिफिशियन, ये क्या करता है, हम इससे इसका यूज करके हम इसको डिसार्म कर देते हैं और इससे क्या करते हैं, अपना काम करवाते हैं. तो जो एग्रोबैक्टीरियम इसको वेक्टर की तरह यूज करेंगे ताकि जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, ठीक है, जैसे डबल स्टैंडर्ड RNA इससे जोड़ देंगे, इसको फिर होस्ट की बॉडी में डाल देंगे. वो क्या, हमारा जो प्लांट है, जो टोबैको प्लांट या होस्ट प्लांट है, वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा इस पेस्ट के अगेंस्ट. ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द DNA was such that it produced बोथ सेंस एंड एंटी सेंस ऑफ द RNA इन दी होस्ट सेल. ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, DNA, ये बात कर रहा है निमेटोड की बात कर रहा है कि जो निमेटोड का जब DNA इंटर करेगा इन्फेक्शन करने के लिए तो क्या करेगा, वो अपना दो सेंस बनाएगा. ठीक है, एक हो गया हम बोल सकते हैं सेंस स्ट्रैंड, दूसरा हो गया एंटी सेंस स्ट्रैंड. ठीक है, एक से क्या होगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा, कोडिंग स्ट्रैंड, उसको क्या बना, DNA से RNA बनाना है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा. ठीक है, these two RNA being complementary to each other form a double stranded RNA that initiate RNAi and thus silence the स्पेसिफिक mRNA ऑफ द निमेटोड. जो हमने बाहर से दिया है डबल स्टैंडर्ड RNA, मीन्स कि हमने प्लांट को क्या कर दिया, रेजिस्टेंट बना दिया है इसके अगेंस्ट, इस निमेटोड के अगेंस्ट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमने डबल स्टैंडर्ड RNA दिया और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि प्लांट हमारा क्या हो गया, अब रेजिस्टेंट हो गया. जब बाहर से निमेटोड आके बीमारी कॉज करेगा तो वो पहले DNA बनाएगा, DNA से RNA बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया. जब ट्रांसलेशन करने जाएगा ना तो जो उसका RNA होगा, हमारा जो डबल स्टैंडर्ड RNA जो हम दिए हैं वो क्या करेगा, इससे कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पाएगा और आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, मीन्स कि ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. द कॉन्सिक्वेंस वॉज द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग द स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA. जो हमारा जो प्लांट है वो इतना रेजिस्टेंट हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पैरासाइट है, यहाँ बोल सकते हैं कि जो मिलाइनोगाइनी इनकॉग्निटा जो है ना, ये अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा कहाँ, प्लांट की बॉडी में. ठीक है, द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इट्स सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट. अब प्लांट खुद ही प्रोटेक्शन अपना पा रहा है इस पैरासाइट से, मीन्स उसको हम लोग बाहर से कुछ नहीं दिए, उसके जीन में बस हमने चेंजेस कर दिए ताकि जब ये निमेटोड आके बीमारी कॉज करे तो उसको ये खुद ही हटा के उसको ही खुद खत्म कर दे. देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए हमारा प्लांट है, क्वेश्चन कहाँ से आती है, ये प्लांट है. ठीक है, पहले क्या हो रहा था, जो टोबैको के प्लांट थे ना, इस तरीके से उनको हम लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन करा रहे थे. तो जो हमारा जो ये क्या बोल सकते हैं कि निमेटोड है, ये क्या कर रहा था, बीमारी कॉज का, इसका नाम है क्या, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा. ये क्या कर रहा था, ये टोबैको प्लांट है ना, उसके रूट्स में जाके इन्फेक्शन कॉज कर दे रहा था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था टोबैको प्लांट का वो कम हो जा रहा था, इल्ड कम हो रहा था. अब प्लांट के लिए भी बहुत समस्या है और जो बेचारा उगा रहा है इस फसल को उसके लिए भी समस्या है कि प्रोडक्शन पूरा कम हो गया. तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि जो हमने पूरी तरीके से इसको देखा कि इसका कैसा मैकेनिज्म है, किस तरीके से काम करता है. तो क्या हुआ कि बाहर से मतलब क्या, ऐसे वायरसेस जिसके पास क्या है, जीनोम RNA है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जेनेटिक मोबाइल एलिमेंट जिनको ट्रांसपोन कहते हैं, वहां से क्या लाया गया, डबल स्टैंडर्ड RNA लाया गया. ठीक है, जब डबल स्टैंडर्ड RNA यहाँ से, ये सोर्सेज हैं. ठीक है, याद रखना ये सोर्सेज है कि कहाँ से लेके आया गया. ठीक है, यहाँ इसको लाया गया डबल स्टैंडर्ड RNA, फिर इसको एग्रोबैक्टीरियम जो वेक्टर है उससे जोड़ दिया गया और फिर इसको कहाँ पे इंजेक्ट करा
करा दिया गया, जो होस्ट प्लांट है या फिर बोल सकते हैं टोबैको प्लांट में इसको इंजेक्ट करा दिया गया, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे करा दिया गया। अब ये जो प्लांट है टोबैको प्लांट इस बार क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, किसके अगेंस्ट, निमेटोड के, ठीक है, ये प्लांट तो रेजिस्टेंट है। अब इसको तो पता है निमेटोड को हमको बीमारी कॉज करना है टोबैको प्लांट में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके रूट से इन्फेक्शन करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा ऐसे सेल में कि ये अपना डीएनए लाएगा, इसको जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बना लिया, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब ट्रांसलेशन जैसे होने वाला रहेगा, हमने पहले से ही प्लांट को, टोबैको प्लांट को क्या कर दिया, रजिस्टेंट कर दिया, हमने पहले से डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए पहले से प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कर लेगा, मीन्स कि ये आरएनए इसका है, ठीक है, पैरासाइट का, और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो हमने बाहर से दिया है ये क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कर लेगा, और आगे क्या होगा, प्रोटीन बन नहीं पाएगा, मीन्स ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पैरासाइट अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो प्रोडक्शन होगा अब टोबैको प्लांट का ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ देखिए ये बीमारी देखिए कैसे कॉज किया है, ये रूट है किसके, टोबैको प्लांट में, यहाँ पे देखिए नॉट जैसे गांठ जैसा ये स्ट्रक्चर देखने में, मतलब कि बीमारी यहीं से कॉज कर रहा है, ठीक है, वो जो पैरासाइट निमेटोड बीमारी यहीं से कॉज कर रहा है। फिर हमने क्या किया कि इसके, ये तो रूट है, रूट का दिखा दिया है, हमने क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेके आया। हमने कहाँ से लाया कि ऐसे वायरस जिनका जीनोम या जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, या फिर हम ट्रांसपोन में तब की मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से हमने क्या लाया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, उसको क्या किया हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मीन्स कि हमने क्या इसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया, किसके साथ बनाया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से इसको जोड़ा, और उस वेक्टर का जो प्लाज्मिड है इसको कहाँ पे इंजेक्ट करा दिया, इस प्लांट जो होस्ट प्लांट है टोबैको में, इनमें करा दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये प्लांट जो हमारा टोबैको अब ये रेजिस्टेंट हो गया, लेकिन निमेटोड को नहीं पता है कि रेजिस्टेंट हो गया, वो उसका काम क्या है, बीमारी कॉज करना। जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो उसको नहीं पता कि ये प्लांट अपने आप को तैयार रखे, इस बार तो मुझे मार देगा, उसको नहीं पता है। तो जब वो आएगा तो क्या करेगा, जैसे इन्फेक्शन करता था अपना डीएनए लाएगा, डीएनए से अपना आरएनए बनाएगा, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और यहाँ पे आरएनए जैसे उसका बना, हमने पहले से क्या दे रखा है वहाँ पे प्लांट की बॉडी में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये क्या करेगा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, मीन्स कि इसके जो बेस पेयर हैं, जो इसके सेंस वाले हैं, मिस सेंस स्ट्रेन है, इसके एंटी सेंस के साथ क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे अब क्या प्रोटीन नहीं बना पाएगा, मिस ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अब जो ये इन्फेक्शन पहले कर पा रहा था रूट में, अब यहाँ पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो टोबैको प्लांट है अपना खुद बचाव कर रहा है, ठीक है, इस पैरासाइट से। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर द प्रोडक्शन अगेंस्ट द निमेटोड इन्फेक्शन, मीन्स कि क्या किया गया है, अब होस्ट प्लांट जो टोबैको उसको हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहे हैं, मीन्स कि इसके जीन में चेंजेस कर दे रहे हैं, ताकि जो ये पैरासाइट है या जो निमेटोड है इससे इसको छुटकारा मिल जा रहा है। ये वाला देखिए डिसीज्ड वाला पार्ट है। रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, मीन्स कि यहाँ पे जो बीमारी देखिए, यहाँ पे जो निमेटोड है यहाँ पे उसके रूट में बीमारी का मतलब कॉज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डिलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ द निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू फ्रॉम द नोबल मैकेनिज्म। फिर 5 दिन बाद देखने को मिला कि जो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, हमने अपने टोबैको प्लांट को इस तरीके से रेजिस्टेंट किया कि उसने खुद इस बार निमेटोड को मार भगाया। तो इस बार क्या हुआ, जो रूट्स हैं टोबैको प्लांट के अब इन्फेक्शन नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस हो गए हैं ये, ठीक है, यहाँ पे बीमारी अब नहीं है, ठीक। आगे देखिए बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन मेडिसिन, अब तक हमने किस में देखा था, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन फूड में देखा था, अब मेडिसिन्स में देखेंगे। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लार्ज मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या ड्रग्स दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ठीक है। फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक डू नॉट इंट्रोड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल responses as in common in case of the similar product isolated from the non-human resources, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग पहले एग्जांपल में दे रही हूँ, अभी आगे हैं कि पहले क्या हो रहा था, जिसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, मतलब कि जिनको डायबिटीज हो जा रहा था तो उनको इंसुलिन कहाँ से दिया जा रहा था जानते हो, जो पिग हैं, जो ऐसे स्लॉटर कैटल हैं, उनके पैनक्रियास निकल के वहाँ से इंसुलिन दिए जा रहे थे। लेकिन कुछ पेशेंट में देखने को क्या मिला कि उनको एलर्जी होना स्टार्ट हो गया, मीन्स इनका जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है वो आना स्टार्ट हो गए। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो ऐसे ड्रग्स बनते हैं इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा पेशेंट पे, ठीक है। एज प्रेजेंट अबाउट द 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज वर्ल्ड, इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है मेडिसिन के क्षेत्र में, यहाँ पे 30 है पूरे संसार में, वर्ल्ड में 30 है जो ह्यूमन यूज के लिए अप्रूवल है। उसके अलावा इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे 12 हैं जो कि क्या किए जा रहे हैं, प्रेजेंटली अभी मार्केटिंग इनसे की जा रही है। आगे देखते हैं
जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, किस तरीके से हम लोग इंसुलिन को बना रहे हैं, यहाँ पे जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ द एडल्ट वन सेट द डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। अगर किसी को डायबिटीज हो गया एडल्ट एज में, ठीक है, तो उसको बार बार उसको क्या लेना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। वॉट वुड बी द डायबिटिक पेशेंट डू इफ द इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल। अगर पूरी तरीके से इंसुलिन मान लीजिए पूरा वर्ल्ड में खत्म हो जाए तो डायबिटीज पेशेंट का क्या होगा, बेचारा इंसुलिन के बिना ही कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा उसका। इफ यू आर डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम द अदर एनिमल, ठीक है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इंसुलिन की कमी है ना, अब वो दूसरे एनिमल से आइसोलेट किए जा रहे हैं, ठीक है। वुड the insulin isolated from the other animal be just as effective as that secreted by human body itself, and would it not elicit an immune response in the human body। जो हम इंसुलिन ले रहे हैं अगर हम दूसरे एनिमल से ले रहे हैं तो क्या ये ह्यूमन का जो इंसुलिन था उसकी तरह काम करेगा, क्या कोई यहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ क्यों नहीं देखने को मिलेंगे, अब इसके बारे में देखते हैं, और क्यों मिलेंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। नाउ द इमेजिन इफ द बैक्टीरिया वेयर अवेलेबल दैट कुड मेक द ह्यूमन इंसुलिन। अगर आप एक बार सोचिए कि अगर बैक्टीरिया कोई हो और जो ह्यूमन की इंसुलिन बनाता हो तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। जो ये इतना बड़ा प्रोसेस है कि हम किसी दूसरे बोल सकते हैं कि जो हमारे सोर्स का नहीं, हम नॉन सोर्सेज से ले रहे हैं, जहाँ पे जैसे एनिमल से ले रहे हैं, हम पिग से ले रहे हैं, ऐसे कैटल से ले रहे हैं इंसुलिन, जो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कोई बैक्टीरिया खुद से इंसुलिन बनाए तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। You can easily grow a large quantity of the bacteria and make much insulin as you need। अगर आपको बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाना है तो आप कितना सारा बनवा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया तो हर 20 मिनट पे या फिर हर थोड़े टाइम पे अपने आप को डिवाइड करती रहती है, तो हमारा जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थिंक अबाउट वेदर द इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू द डायबिटिक पेशेंट और नॉट। क्या आप सोचते होंगे कि इंसुलिन कोई टैबलेट है जो इंसान खाता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, जो क्या करता है कि अगर हम लोग इंसुलिन को लें, ठीक है, अगर हम इंसुलिन को खा रहे हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कि जो हमने खाया है वो नहीं जा पाएगा हमारे बॉडी में, लेकिन वो पेट में ही डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जो हम बोल सकते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट है ना, वो कोई भी इंसुलिन की दवा लेते हैं तो वो मुंह से नहीं खाते हैं, उनको इंजेक्शन देना पड़ता है, डायरेक्ट उनकी बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इंसुलिन यूज्ड फॉर द डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर कैटल एंड पिग, ठीक है। जब इंसुलिन कहाँ से निकाला जा रहा था डायबिटीज पेशेंट के लिए, इसको स्टार्टिंग में जब नहीं पता था तो कहाँ से निकाल रहे थे, पैनक्रियाज किसके, जो स्लॉटर में जो बधे गाय भैंस हैं इनसे निकाला जा रहा था, जो पिग थे उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाला जा रहा था। Insulin from the animal sources though caused some patient to develop allergy or the other type of reaction to the foreign protein, ठीक है। जो इंसुलिन था ना, ये जो निकाला जा रहा था, चाहे वो कैटल हो चाहे पिग हो उनसे, तो क्या हो रहा था, कुछ पेशेंट में देखने को मिला कि कुछ टाइम बाद एलर्जी होना स्टार्ट हो गया, कुछ क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि जो चीज़ ये इंसान ले रहा है, जो हमारी बॉडी में आया है, ये हमारे बॉडी का नहीं है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि फॉरेन एजेंट है, उसके अगेन क्या बनाना स्टार्ट करता है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है, तो हमें रिएक्शन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड चेन बी दैट आर लिंक टुगेदर बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हम लोग इसको कहाँ बना रहे हैं, लैब में बना रहे, देखिए इंसुलिन, ठीक है। तो जो इंसुलिन होते हैं ना, 2 शॉर्ट छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब कि ये प्रोटीन का चेन होता है, ठीक है। एक हो गया चेन ए और दूसरा चेन बी हो गया, ये दोनों जुड़े होते हैं कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनके बीच में सल्फर के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसिस एज अ प्रो हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैमल्स हैं, जैसे कि हम लोग की बात करते हैं ह्यूमन में, कि इंसुलिन पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होता, पहले प्रो हार्मोन बनता। प्रो हार्मोन का मतलब कि इसमें कुछ इमेच्योर पार्ट भी रह जाता है इंसुलिन का, ठीक है। जैसे लाइक अ प्रो एंजाइम द प्रो हार्मोन आल्सो नीडेड टू प्रोसेस बिफोर इट बिकम अ फुल्ली मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। जो प्रो हार्मोन है, मीन्स हमारा ये जो इंसुलिन है अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ है, या बोल सकते हैं प्रो एंजाइम है, जिसको हमको क्या करना, पूरी तरीके से जब मेच्योर करना है या फंक्शनल बनाना है इस हार्मोन को, तो जो इसमें सी पेप्टाइड चेन होगा वो एक्स्ट्रा उसको रिमूव करना पड़ेगा तभी बनेगा। जैसे ये वाले स्ट्रक्चर देखिए, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है। ये क्या है, अभी इमेच्योर फॉर्म है, हम बोल सकते हैं प्रो हार्मोन है। क्यों है, क्योंकि इसमें सी वाला भी स्टैंड पाया जा रहा है, चेन यहाँ पे सी वाला भी पाया जा रहा है। तो ए और बी जो इस तरीके से है, तो ये
बोल सकते हैं प्रो हार्मोन है। जैसे ही ये सी रिमूव हो गया, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ए और बी हो गए। यहाँ पे देखिए ए और बी में पहले से ही क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है, बट सी से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ए का ना बी का। तो क्या होगा, जब ये हार्मोन या बोल सकते हैं इंसुलिन पूरी तरीके से मेच्योर होते हैं, तो क्या होता है कि सी वाला पार्ट अपने आप फ्री, मतलब फ्रीली रिमूव हो जाता है ये, और ए और बी के बीच में क्या होगा, डाइसल्फाइड लिंकेज बने रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में ये बनता है। ये हमारे बॉडी की कहानी किस तरीके से ये बनता है, कैसे बनेगा, पहले प्रो हार्मोन होंगे, मीन्स कि अभी ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुए, ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे ए वाला चेन है, बी वाला है, ये सी वाला स्ट्रेच है, ए और बी के बीच में पहले से डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है, सी से कोई मतलब नहीं है, ठीक। जब पूरी तरीके से मेच्योर हो गया तो जो सी वाला है ना, सी वाला जो पेप्टाइड वो फ्री हो गया, और ए और बी के पास पहले से ही डाइसल्फाइड लिंकेज है, तो इस तरीके से तो मीन्स ये वाला इंसुलिन हो जाएगा हमारा, मीन्स मेच्योर इंसुलिन। आगे देखते हैं, आगे दिया है दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन इज रिमूव ड्यूरिंग द मेचुरेशन इनटू इंसुलिन। जो ये सी पेप्टाइड है, ये मेचुरेशन या फिर बोल सकते हैं मेच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होते, उससे पहले ही रिमूव हो जाते हैं। आगे देखते हैं, द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू द मेच्योर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग इंसुलिन को लैब में बनाने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पे सी वाला स्ट्रेच भी प्रेजेंट था, ये सी पेप्टाइड भी प्रेजेंट था। तो अब ये था कि हम लोग ऐसा बनाए कि सी प्रेजेंट ही ना हो। लैब में बना रहे हैं तो हम बहुत सिंपल ही बनाना कोशिश करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि पहले प्रो बनाए, प्रो हार्मोन, फिर इसके बाद मैच्योर करें, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो लैब में क्या किया गया कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन को बनाया गया, वो भी मैच्योर फॉर्म वाले को बनाया गया, मींस प्रो वाले को नहीं बनाएंगे, सीधे मैच्योर वाले को ही बनाया गया। ठीक है, इन 1983 इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए और बी चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। ठीक है, 1983 में 1983 में क्या हुआ, इली लिली कंपनी कहाँ की, अमेरिका की, एक अमेरिका की कंपनी जिसका नाम था इली लिली अमेरिकन कंपनी, उसने क्या किया, 2 DNA के सीक्वेंस ले लिए, जैसे कि सेम ए वाला और बी वाला। ठीक है, इसने इस तरीके से ले लिया, सी वाले को नहीं लिया, सीधे उसको क्या बनाना, मेच्योर फॉर्म बनाना इंसुलिन का, उसने लिया। ठीक है, और इसको कहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, किसके, ई कोलाई के प्लाज्मिड में। ठीक है, जो ई कोलाई का प्लाज्मिड है उसको क्या किया, इसमें एक को ए चेन यहाँ पे जोड़ दिया, मान लीजिए एक प्लाज्मिड है ये। ठीक है, एक ई कोलाई का सेल है, दूसरा जो प्लाज्मिड होगा दूसरा ई कोलाई का, इसमें क्या किया, बी वाला जोड़ दिया। मीन्स कि अब अलग अलग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स ए चेन दूसरे बैक्टीरिया में कर रहे हैं, मीन्स सेम बैक्टीरिया में कर रहे हैं, लेकिन ए एक दूसरे बैक्टीरिया में, दूसरा वाला बी दूसरे में है। ठीक है, ई कोलाई ही है। द चेन ए एंड बी वे प्रोड्यूस सेपरेटली, यहाँ पे चेन ए और बी को हम लोग सेपरेटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाई क्रिएटिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म इंसुलिन। मतलब कि क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे प्रो हार्मोन नहीं बन रहा, मीन्स कि ऐसा इंसुलिन नहीं बन रहा जिसमें सी वाला पार्ट प्रेजेंट हो। हम लोग सीधे क्या कर रहे हैं कि ए वाला जो सीक्वेंस है बी वाला सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, जो ई कोलाई है, ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है उसको क्या कर रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, मान लीजिए ए वाले पेप्टाइड से जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें इसको इंजेक्ट कर दिए, जब ई कोलाई आगे डिवाइड करेगी तो हमारा ए वाला चेन बनता रहेगा। दूसरा हमने ई कोलाई ली, ठीक है, सेल लिए, उसमें हमने क्या किया, बी वाला चेन को जोड़ दिया, और जब ये वाला जो ई कोलाई अपने आप को डिवाइड करेगा तो हमारा बी चेन बनता रहेगा। मीन्स कि ए चेन अलग बनेगा, बी चेन अलग बनेगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और अलग से हम लोग बाहर से डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये क्या होगा, ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगा, मीन्स कि मेच्योर फॉर्म वाला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से स्ट्रक्चर दिया, हमारे बॉडी में इस तरीके से बनता है, लेकिन लैब में 1983 इली लिली कंपनी ने किस तरीके से बनाया कि ए वाला जो पेप्टाइड है इसको एक दूसरे ई कोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ा, ताकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ ए चेन का हो रहा है। फिर ई कोलाई के दूसरे ई कोलाई में, सेम ई कोलाई में नहीं, दूसरे ई कोलाई के प्लाज्मिड में बी वाला चेन को जोड़ा, ताकि वहाँ पे बी वाला हो रहा है। और जब दोनों ढेर सारे बन गए, ई कोलाई ढेर सारे प्रोडक्शन हो गया ए बी चेन का, तो उसने क्या किया, बाहर निकाला और उसको बाहर से डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया। ठीक है, जीन थेरेपी। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जीन थेरेपी क्या होती है, नाम से लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग जीन दे रहे हैं या उससे थेरेपी कर रहे हैं। ठीक है, इफ अ पर्सन बॉर्न विथ अ हेरिडिटी डिसीज कैन बी करेक्टिवली थेरेपी इज टेकन फॉर अ डिसीज। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जिसमें क्या है, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, कोई बीमारी आ गई जो जेनेटिकली है, तो क्या हम उसको सही कर सकते हैं जीन थेरेपी से। चलिए देखते हैं जीन थेरेपी होता क्या है। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू दिस। ठीक है, हाँ, जो बीमारी माता पिता से बच्चों में होती है, हम उसको जीन थेरेपी की हेल्प से उसके जीन में चेंज कर सकते हैं, मीन्स उसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, अब जीन थेरेपी के बारे में दिया है कि जीन थेरेपी होता क्या है। Gene therapy is the collection of methods that allow the correction of a gene defect that has been diagnosed in the child or embryo। ठीक है, जीन थेरेपी में एक ही हम बोल सकते हैं कि एक मेथड नहीं, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टेड जीन है बच्चे में या फिर एम्ब्रियो में, उसको हम सही करते हैं। ठीक है,
हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिसीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जीन है, जो मतलब डिफेक्टेड जीन है, उसकी जगह पे हम लोग को फंक्शनल जीन, बाहर से हम लोग जो जीन दे रहे हैं सही करने के लिए, करेक्शन के तौर पे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पर्सन के सेल में या फिर टिश्यू में इंजेक्ट करा रहे हैं। मीन्स कि हमको वहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करें, जो बाहर फंक्शनल हमारा जो भी जीन है जिसको करेक्शन करना, हम उसको क्या करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तरह बना रहे हैं, फिर उसको वेक्टर के थ्रू हम पर्सन के सेल या टिश्यू में उसको ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं। ठीक है। करेक्शन ऑफ जेनेटिक defect involves the delivery of a normal gene into the individual or the embryo to take over the function of the compensate from the non-functional gene। ठीक है। जो करेक्शंस हो रही है जेनेटिक डिफेक्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, उनको अगर हमें करेक्ट करना जीन के लेवल पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बाहर से नॉर्मल जीन दे रहे हैं। मीन्स कि पहले से कोई पर्सन, इसको अगर कोई बीमारी है सपोज करिए, तो क्या होगा, तो उसमें जो जीन होगा वो डिफेक्टेड है। ठीक, तो हम उसको बाहर से नॉर्मल जीन उसकी बॉडी में उस पर्सन को दे रहे हैं, या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे रहे हैं, या तो फिर वो जब एडल्ट हो जा रहा, बाद में आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तब हम उसको दे रहे हैं, ताकि जो नॉन फंक्शनल जीन है, मीन्स ये बोल सकते डिफेक्टेड जीन है, उसको हटा सके। ठीक है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1992 4-year-old गर्ल विद द एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी कब हुई थी? 1990 में हुई थी, मीन्स 1990 में हुई थी। किसको दिया गया था? एक छोटी सी 4 साल की बच्ची थी, जिसको क्या प्रॉब्लम था? एडीए डिफिशियंसी थी। मीन्स कि एक ऐसा जीन है जो एंजाइम बनाता है, इम्यूनो, मीन्स हम बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम था उसके, वो जीन प्रेजेंट ही नहीं था जो एंजाइम बनाता, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। तो एडीए वो क्या बोलते हैं? एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। ठीक है, इसकी कमी थी, मीन्स इस जीन की इसको प्रॉब्लम थी। आगे देखते हैं। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये जो एंजाइम है, मीन्स कि जो ये जीन है एडीए ना, उस छोटी सी लड़की के पास नहीं था, तो उसको बाहर से हम लोग क्या किए, करेक्शन किए जीन थेरेपी की हेल्प से। तो उसको फंक्शनल यही जीन दिया गया ताकि वो एंजाइम बनाए, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो फिर से अच्छे से फंक्शन कर पाए। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलेक्टेशन ऑफ द जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। ये बीमारी उसे क्यों हुई, मीन्स ये डिसऑर्डर क्यों हुआ? ठीक है, इस वजह से हुआ क्योंकि उसके पास ये जीन ही नहीं प्रेजेंट है। कौन? एडेनोसिन डीएमिनेज, जो क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम काम करता है। ठीक है। इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ बच्चों में क्या किया गया कि जो एडीए की डिफिशियंसी है, मीन्स की वो जो जीन है ना, जिसका नाम है एडेनोसिन डीएमिनेज, जिसकी कमी थी, उसको कुछ बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से सही किया गया। मीन्स कि उनकी बॉडी में बोन मैरो बाहर से ट्रांसप्लांट किया गया। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और कुछ बच्चों में, मीन्स दूसरों में जिनमें एडीए डिफिशियंसी थी, उनमें क्या किया गया? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किया गया। इसमें होता क्या है देखिए, इन विच द फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है ना, जो एडीए जीन है, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है उस इंसान में जिसको इसकी कमी है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे इंजेक्शन के तौर पर उसको फंक्शनल एडीए दे रहे हैं, ताकि ये जो फंक्शनल एडीए उसकी बॉडी में जाए, वो जीन नहीं प्रेजेंट है, तो इससे क्या हो, एंजाइम बने, ताकि उसका इम्यून सिस्टम अपना काम करना स्टार्ट कर दे। तो 2 मेथड हो गए। पहला क्या है कि हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करा दें, इससे क्या हो जाए कि क्योर हो जाए कुछ बच्चों में। ठीक है, लेकिन कुछ में क्या किया जा रहा है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जा रही है, जिसमें फंक्शनल एडीए को इंजेक्शन के तौर पे पेशेंट को दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ दिस अप्रोचेस दैट आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। मीन्स कि दोनों ही जो मेथड है, या तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दें, दोनों ही क्या है, परमानेंट क्योर नहीं करते हैं पेशेंट को। मीन्स कि कहीं ना कहीं फिर उसको बार बार आना ही पड़ता है ये कराने। ठीक है, चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना हो या फिर उसको बार बार इंजेक्शन लेना आना पड़ेगा फंक्शनल एडीए का। ओके, आगे देखते हैं। एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जीन थेरेपी, पहली बार जो पहला कदम है जीन थेरेपी की तरफ यहाँ उठाया गया। देखिए क्या होता है। लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी। देखिए जो पेशेंट है उसकी बॉडी से खून निकाला गया। अब खून में से भी क्या निकाला गया? ब्लड में से लिम्फोसाइट्स निकाले गए। लिम्फोसाइट्स क्या है? WBC है, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। सब जानते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो इम्यूनिटी के लिए ही होते हैं। ठीक है, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। तो क्या होता है कि उसका पेशेंट का ब्लड लिया गया, ब्लड सैंपल लिया गया, उसमें से लिम्फोसाइट के सेल निकाल के फिर बाहर कल्चर मीडियम में उसको ग्रो कराया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ए फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। हम लोगों ने क्या किया, उसका ब्लड निकाला पेशेंट का, यहाँ पे उसके लिम्फोसाइट को बाहर कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। मीन्स बहुत सारे सेल बना लिए लिम्फोसाइट के। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि ये जो इस फंक्शनल, यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शनल एडीए इसमें क्या किया, इंजेक्ट करा दिया। अब ऐसे थोड़ी ना करेंगे, हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। वेक्टर में हम क्या यूज़ करेंगे, रेट्रोवायरल वेक्टर, मीन्स कि ये एनिमल्स के सेल में हो रहा है तो हम लोग को रेट्रोवायरस वेक्टर यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, जो रेट्रोवायरस वेक्टर है उसमें अपना जो फंक्शनल एडी है उसको ऐड करके और फिर हम लोग इसको लिम्फोसाइट में डाल देंगे। मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वही सब कुछ जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस में, वही सारे स्टेप करेंगे। फिर जब ये ढेर सारा ग्रो कर जाएगा तो फिर हम लोग इससे दोबारा से पेशेंट के बॉडी में इसको डाल देंगे। तो अब उसके पास क्या होगा, अब उसके पास फंक्शनल एडी आ गया, ठीक है, उसके बॉडी में। तो अब वो क्या करेगा, एंजाइम बनाएगा और फिर इसके बाद इम्यून सिस्टम उसका काम करना स्टार्ट कर देगा। आगे देखते हैं, हाउएवर एज दीज सेल आर नॉट इमॉर्टेबल द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेल जो है ना अमर नहीं है, मतलब कि इनकी भी डेथ होगी, लिम्फोसाइट की भी डेथ होगी। जब लिम्फोसाइट की डेथ हो जाएगी तो जो हमने बाहर से फंक्शन एडीए दिया है जीन, अब वो काम करना बंद कर देगा, तो फिर से उसको वही प्रॉब्लम, उसी की डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर उस इंसान को बार बार आके फिर से उसके लिम्फोसाइट निकलेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के यूज़ करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। मीन्स कि हमारा जो एडीए जीन है उसको हम लोग रेट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से उसको जोड़ेंगे, फिर उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मिस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और इसके बाद फिर से लिम्फोसाइट जो ग्रो किए हैं फिर उसके बॉडी में डाल देंगे। मीन्स उसको ये बार बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल प्रोड्यूस एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी परमानेंट क्योर। अब असली बात बोला है कि अगर किसी को एडीए डिफिशियंसी है ना, तो उसके जो बोन मैरो के सेल हैं एडीए जो बनाते हैं, उन्हीं में हमको क्या करना है, अर्ली स्टेज मीन्स अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बच्चा अपने माँ के वोम में है, मीन्स फीटस स्टेज में, हम लोग को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर पता चल जाए, अगर हम चेक करा ले कि कोई इसको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे को, ठीक है, अगर ऐसा करा लेते, अगर पता चल जाता है, उसी समय हम उसके बोन मैरो में अपना जो फंक्शनल एडीए है उसको डाल देंगे तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। मीन्स जब बच्चा पैदा होगा उसको फिर एडीए की डिफिशियंसी कभी नहीं होगी। तो इतने सारा उसको ये सब कराना नहीं पड़ेगा। हमने 4 मेथड देखे, पहला ये देखा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। दूसरा देखा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें इंजेक्शन दिया जा रहा है, मीन्स इंजेक्शन में क्या, वही फंक्शनल एडीए है, एडीए जीन है, ठीक है, दोनों ही क्योर नहीं है। उसके अलावा हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट भी बनाया। मीन्स कि पेशेंट का हमने क्या किया, ब्लड सैंपल निकाला, लिम्फोसाइट निकाली, उसे कल्चर में ग्रो कराया। उसके अलावा हमने फंक्शनल जो एडीए जीन है उसको रेट्रोवायरस वेक्टर में जोड़ा, मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है। इसके बाद हमने इसको क्या किया, हमें जो लिम्फोसाइट ग्रो करा रखे हैं कल्चर में, उस पर हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, फिर से यही पेशेंट की बॉडी में डाल दिया। इससे तो कुछ टाइम तक पेशेंट को राहत थी, मीन्स कि उसको एडीए डिफिशियंसी कंप्लीट हो गई, उसकी इम्यूनिटी सब कुछ सही था। लेकिन ये जो सेल है ना, ये अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है। इनको फिर से क्या करना पड़ेगा, इनकी डेथ हो जाएगी तो इनको फिर से क्या, पेशेंट को फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से यही प्रोसेस करना पड़ेगा। मीन्स उसको फिर से जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट बनाना पड़ेगा। मीन्स कि फिर से आके हॉस्पिटल में ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, फिर से उसके लिम्फोसाइट को हम लोग बाहर से एडीए जो जीन है उसको हम लोग देंगे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से। मीन्स कि हम उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, इसके बाद वेक्टर की हेल्प से उसको ट्रांसफर करें। मीन्स बार बार इसको करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, एडीए डिफिशियंसी है, अगर उसका ये पता चल जा रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो इस समय क्या करेंगे, हम फंक्शनल एडीए जो है हम दे देंगे, ठीक है, बोन मैरो के सेल में जो बनाता है वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, परमानेंट क्योर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। हम लोग कैसे, मॉलिकुलर डायग्नोसिस का मतलब किसी बीमारी को हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। You know that for effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. अगर किसी बीमारी को हमें पूरी तरीके से ठीक करना है तो हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस जांच करते हैं, ठीक है, पहले से ही। फिर हम जानते हैं कि जो पैथोजन है उसकी कैसी फिजियोलॉजी है, कैसे सर्वाइव करता है, क्या उसका पैटर्न है, किस तरीके से बीमारी कॉज करता है, कैसे रिप्रोडक्शन रेट उसका क्या है, सब कुछ स्टडी किया जाता है, ठीक है। और कितने टाइम में हम इस बीमारी को सही भी कर सकते हैं, ये सब देखा जाता है, ठीक है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एक्सेट्रा, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि हम लोग कन्वेंशनल मेथड यूज करते थे। अगर किसी को बीमारी है तो हम लोग सीरम निकाल लेते थे, ठीक है, ब्लड से, या फिर हम क्या करते थे, यूरिन एनालिसिस करते थे, ठीक है, यूरिन का चेक करते थे। इससे क्या होता था कि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता था। अगर कोई बीमारी है तो ये शुरुआत में नहीं पता कर पाते थे इससे, ठीक है। Recombinant DNA technology, PCR, polymerase chain reaction, and ELISA, enzyme link immunosorbent assay are some of the techniques that serve as the purpose of early diagnosis, ठीक है। 3 ऐसे मेथड है जिससे हम लोग किसी बीमारी को बहुत पहले ही जान जाएंगे। मीन्स थोड़ा सा अगर मान लीजिए डाउट हुआ कि ये प्रॉब्लम है, तो अगर हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प ले ले, या फिर पीसीआर की हेल्प ले ले, या एलिजा की हेल्प ले ले, तो इससे हमें अर्ली डायग्नोसिस हम पता कर सकते हैं कि किस वजह से बीमारी हो रही, कौन इसका पैथोजन है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
Presence of pathogen, bacteria, viruses, etc. are normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. ठीक है, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो चाहे पैथोजन कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इससे क्या होगा, जब बीमारी क्या है, सिम्टम्स दिखाएगी, जब किसी इंसान में कुछ पेशेंट में सिम्टम्स दिखेंगे, लक्षण दिखेंगे, तब हमको लगता है कि हाँ शायद इस पैथोजन की वजह से बीमारी हुई है। मीन्स कि किसी को बीमारी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है पैथोजन की वजह से, जब हमको सिम्टम्स दिखते हैं तब हमें लगता है कि वो उसको डिसीज हो चुका है। By this time the concentration of pathogen is already very high in the body. जब हमें सिम्टम्स दिखते हैं ना, हमें तब सिम्टम्स दिखते हैं जब पैथोजन अपने आप को खूब रिप्रोड्यूस करके उसका मीन्स हम बोल सकते हैं अपनी पॉपुलेशन बना लिया है, जिसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कर दे, चाहे वायरस चाहे बैक्टीरिया। तो जब सिम्टम्स हमें तब दिखेंगे जब उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मीन्स कि वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस एट द टाइम व्हेन सिम्टम ऑफ द डिसीज आर नॉट विजिबल एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। अगर हम चाहते हैं कि कंसंट्रेशन कम है, अभी पैथोजन का भी जस्ट इंटर किया, अभी उसने पूरी तरीके से बीमारी नहीं कर पाया, मीन्स इन्फेक्शन नहीं कर पाया, अपना आबादी नहीं बढ़ा पाई, मीन्स अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाई है, हम चाहते हैं कि उसका कंसंट्रेशन कम है, चाहे वो बैक्टीरिया हो वायरस हो, उस टाइम हमें सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे पीसीआर की हेल्प से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करा देंगे न्यूक्लिक एसिड का, मीन्स जिसको बीमारी है, जिसको थोड़ा सा डाउट है कि शायद ये इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया वायरस से, तो क्या करेंगे, उसके कुछ सेल को निकालेंगे, फिर उसके न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफिकेशन कर देंगे पीसीआर से, तब हमें पता चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। क्या आप बता सकते हैं कि पीसीआर जो है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ये किस तरीके से जब बहुत लो अमाउंट में डीएनए होगा तो उसको कर सकता है एम्प्लीफिकेशन करके। हमने देखा था पीसीआर सिस्टम में क्या हो रहा था, 3 हो रहे थे, हमने ट्रिक भी बताया था DAY का, डे से DAE हम इसको, यहाँ पे डीनेचर हो रहा है, एनेलिंग एक्सटेंशन, मीन्स कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 30 साइकिल में 1 बिलियन हम लोग क्या बना रहे थे, डीएनए बना रहे थे, मीन्स कि हम डीएनए को तोड़ के उससे कई सारे उसके डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं कि अगर थोड़ा ही एक ही डीएनए अगर हमें मिल जाएगा तो हम पीसीआर की हेल्प से हम पता नहीं कितने बिलियंस डीएनए बना सकते हैं। ठीक है, PCR is now routinely used to detect the HIV in suspected AIDS patient। जो PCR है इस समय बहुत यूज़ किया जा रहा है, मिस पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जिनको HIV है, मिस HIV की जैसे संभावना है कि शायद हो गया है, तो उनको पता करने के लिए उन पेशेंट में कि HIV है या नहीं है। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन इन द सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। ये उन कैंसर पेशेंट में भी देखा जा रहा है कि जिनके में जो जीन है म्यूटेशन हो गया, मीन्स जो जीन है वहाँ पे क्या हो गया, चेंजेस हो गए, मीन्स कि कुछ जीन बाहर से ऐड हो गई हैं या डिलीट हो गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। तो इन सब में भी हम लोग को पीसीआर की हेल्प लिया जा रहा है। आगे देखते हैं। इट इज़ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिकल डिसऑर्डर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, बीमारी है, उसको भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज प्रोब। प्रोब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि प्रोब होता क्या है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और RNA टैग विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। प्रोब कहते हैं अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ द सेल फॉलोइंग बाय डिटेक्शन यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी। पहले प्रोब क्या होता है, चाहे सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो, मान लीजिए RNA हो गया, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो, कोई एक ही होगा, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, उसको हम लोग टैग कर देंगे, जोड़ देंगे किसके साथ, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हाइब्रिडाइज कराएंगे, मीन्स इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जो सामने वाला एक ही स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है, तो इसका दूसरा स्टैंड तो बना ही सकते हैं ना, तो इसी को बोला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। कब, जब हम इसका क्लोनिंग करेंगे। ठीक है, और हम इसको कैसे देखेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से देखेंगे कि मतलब प्रोब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, हमेशा याद रखना। अगर सिंगल स्टैंडर्ड होगा तभी तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, मीन्स एक स्टैंड रहेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा, तो दूसरा वाला तभी तो बन सकेगा उसका स्टैंड। ठीक है, तो क्या होगा कि हाँ, ये प्रोब जो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो चाहे RNA हो, इसको टैग करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, इसके साथ टैग करते हैं और इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, ताकि अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सके। कहाँ, क्लोन सेल में, यहाँ पे इसका क्लोनिंग हो रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए RNA खुद का रिप्लिकेशन कर रहा है, मीन्स अपना दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, यही। ठीक है, और हम इसको कैसे डिटेक्शन करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से, इससे हेल्प देखेंगे, पता करेंगे। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेटेड जीन। जब ये जो क्लोन बनेगा, मीन्स कि यहाँ पे एक डीएनए से दूसरा बन रहा है, फिर ये भी टूट रहा है, फिर दूसरा, इस तरीके से ढेर सारे डीएनए में क्लोनिंग हो रही है। ठीक है, अगर
क्लोन के पास कोई म्यूटेटेड जीन है, मीन्स जिसमें बीमारी है, या फिर बोल सकते हैं उसके बेस पे डिलीट है, या फिर बहुत एडेड है, ठीक है, म्यूटेड है, मीन्स वहाँ पे चेंजेस है अगर उसके जीन में, तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं कि जो म्यूटेटेड जीन होगा ना, वो फोटो फिल्म, जो फोटोग्राफिक फिल्म है ना, उस पर अपीयर ही नहीं होगा। वो क्यों नहीं अपीयर होगा? क्योंकि जो प्रोब होगा, ऐसा प्रोब होगा जिसमें मान लीजिए यहाँ पे डिफेक्टेड जीन है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, बना ही नहीं पाएगा। किसके साथ? म्यूटेटेड जीन के साथ, ठीक है। अगर उसमें कोई, हम बोल सकते हैं अगर वो प्रोब के पास अगर कोई ऐसा जीन है जो कि क्या कर रहा है, म्यूटेटेड है या फिर बीमारी कॉज कर रहा है, तो क्या करेगा, वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री जीन ही नहीं बना पाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो क्लोन है उसके पास म्यूटेटेड जीन है जो कि अपीयर नहीं होता फोटोग्राफिक फिल्म में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से, ठीक है। जो प्रोब होगा वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएगा, किसके साथ? म्यूटेटेड जीन के साथ। आगे देखते हैं, आगे दूसरा मेथड है एलिजा। एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलिजा क्या था? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? इसका प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ठीक है। जो इन्फेक्शन है ना, अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन है किसी पैथोजन से, तो हम एंटीजन से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एंटीजन मान लीजिए आरबीसी का सेल है ना, तो उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं, और जो प्लाज्मा होगा, ब्लड प्लाज्मा, वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है। तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि जो एंटीजन है वो कैसा है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इससे भी हम बीमारी को पता लगा सकते हैं। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन, और जो एंटीबॉडी कहाँ बनी है? प्लाज्मा में बनी है, ब्लड के प्लाज्मा में बनी है, किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। तो हम उससे भी पता लगा सकते हैं कि किसके अगेंस्ट बनी है, कौन सा पैथोजन आ गया है बॉडी के अंदर बीमारी कॉज करने, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जिनमें क्या है, जीन का चेंज कर दिया गया। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट भी पढ़े, अब एनिमल में भी देखेंगे कि अगर हम एनिमल के जीन को चेंज कर दे, अपने अकॉर्डिंग कुछ मैनिपुलेट कर दे, तो फिर क्या होगा, ठीक है। एनिमल दैट हैव हैड दियर डीएनए मैनिपुलेट टू पॉज एक्सप्रेस एंड एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे एनिमल जिनका डीएनए मैनिपुलेट या चेंज कर दिया गया और उसने पॉज किया या एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, ठीक है, जो जीन हमने लगाया है या फॉरेन जीन लगाया, फॉरेन डीएनए लगाया, जो भी लगाया है, वो क्या उसके एक्सप्रेशन को भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। उसके प्रोटीन बनेंगे तो उसके एक्सप्रेशन को भी एक्सप्रेस कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शिप, काऊ, fish and have produced all over the 95% of all the existing transgenic animal are mice। मीन्स कि हमने एक ही एनिमल को नहीं ट्रांसजेनिक बनाया, हमने रैट को बनाया है, रैबिट को, पिग को, शिप को, काऊ को, फिशेस को भी अब तक हमने ट्रांसजेनिक बना दिए हैं। उसके अलावा इतने सारे जितने भी एनिमल हैं उनमें से भी 95% ट्रांसजेनिक कौन होगा? माइस होगी। माइस का मतलब चूहिया। माइस क्या है? ये बोल सकते हैं कि फीमेल है रैट में, ठीक है। वाई दीज एनिमल आर प्रोड्यूस, हम क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, क्या रीज़न है, हम क्यों इतना छेड़खानी कर रहे हैं जीन में एनिमल्स के, ठीक है। हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, इंसानों को इससे क्या हेल्प मिल रहा है कि जो हम लोग जीन चेंज कर रहे हैं एनिमल का, मीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, इससे क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। अब इस सब के बारे में इसका आंसर दिया है। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। कुछ कॉमन रीजन दिए, जैसे पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। हम लोग इस तरीके से एनिमल में चेंज करते हैं, ट्रांसजेनिक बनाते हैं कि ताकि हम स्टडी कर सकें कि किस तरीके से जीन काम कर रहा है, ठीक है। कैसे वो नॉर्मल फंक्शन, जो एनिमल होगा उसके भी तो जीन होंगे, किस तरीके से उसके जो नॉर्मल फंक्शन उस पर अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। हम लोग स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स फैक्टर जिसका नाम है ग्रोथ। इंसुलिन ग्रोथ किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, मीन्स कि हम इंसुलिन की ग्रोथ को देख रहे हैं जीन डाल के। by introducing the gene from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result, information is obtained from the biological role of the factor in the body, ठीक है। हम दूसरी स्पीसीज से, किसी दूसरी स्पीसीज ला के किसी दूसरे स्पीसीज के अंदर अगर हम लोग जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है अगर डाल रहे हैं, तो हमको क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्या बन रहा है, क्या रिएक्शन हो रहे हैं, क्या बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है। मीन्स कि हम पूरी तरीके से जीन को एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या बॉडी में चेंजेस हो रहा है, क्या वो नॉर्मली जो हमने बाहर से दिया है ग्रोथ फैक्टर वो काम कर रहे हैं कि नहीं, मीन्स क्या क्या उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ स्टडी करते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर, ठीक है।
आगे देखते हैं, दूसरा है स्टडी ऑफ डिसीज, कि हम बीमारियों के बारे में स्टडी करेंगे। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीजेस। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किस तरीके से जीन जो है, बीमारी कॉज करने वाली जीन है, कैसे बीमारी कॉज करती है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ऐसे हमें नहीं पता चल गया कि कैंसर किस तरीके से अपने आप को डिवाइड करता है, इसके बारे में भी इसको अच्छे से स्टडी किया गया होगा, तब हमें पता चला कि कैंसर जो है अनकंट्रोल ग्रोथ करता है, क्या उसका, कैसे उसका पैटर्न है डिवीजन करने का, किस तरीके से पूरे बॉडी में फैल जाता है। मीन्स हम कहीं ना कहीं इसको स्टडी किए हैं उस लेवल पे जाके, तब हमें पता चल रहा है। तो ये पूरा मैकेनिज्म, इससे हम लोग स्टडी करते हैं कि जीन किस तरीके से बीमारी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। These are specially made to serve as a model for the human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible। ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, देखिए कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल पता कर रहे हैं या इससे हम स्टडी कर रहे हैं कि जीन किस तरीके से काम कर रही है, मीन्स बीमारी में किस तरीके से हेल्प कर रही है, तो हमें क्या हो रहा है, हम और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं, जांच पड़ताल कर पा रहे हैं, ताकि हम इसके लिए और अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स बनाए बीमारी के अगेंस्ट। ठीक है, Today, transgenic model exists for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and the Alzheimer's। ठीक है, आज जो ट्रांसजेनिक मॉडल है, मीन्स की जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, जिसकी हेल्प से कुछ बीमारियों का क्या हो गया है, ट्रीटमेंट हो गया है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कैंसर हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस, rheumatoid arthritis एंड अल्जाइमर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दिया गया है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब हम किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं कि एनिमल के जीन में ना चेंज कर दे रहे हैं, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए हमने उसके बॉडी में, उसके सेल में जो डीएनए है उसमें चेंज कर दिया अपना। ठीक है, अपना रिकॉम्बिनेंट डाल दिया उसकी हेल्प से, ताकि हम क्या कर सके, हमारा जो प्रोडक्ट है किसी एनिमल से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। देखते हैं, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफर एक्सपेंसिव। जो मेडिसिन है कुछ बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बहुत महंगा मिलता है, दवाइयाँ, तो इसीलिए हमने क्या किया कि ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिया कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें अपने एनिमल से मिल जाए, तो हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। हमने तो उसके अंदर ऐसा चेंज कर दिया है कि वो जब प्रोडक्ट अपना दे रही है तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए वो भी हमें मिल रहा है। अभी देखिए इसका एग्जांपल दिया है आगे, ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन विच कोडेड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल होगा, ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दे रहा है, हमने क्या किया है, अपना डीएनए या फिर अपना जीन उसके बॉडी में डाल दिया, मीन्स उसके सेल में डाल दिया कि जो हमें अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए वो उसके प्रोडक्ट से हमें मिले। मीन्स वो अपना जो प्रोडक्ट देगा ना उसमें हमारा भी छिपा है, मीन्स हम इतने लालची हो चुके हैं। अब देखिए एग्जांपल में क्या दिया है, ह्यूमन प्रोटीन जिसको बोलते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट इम्फाइजमा। इम्फाइजमा एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, जो एल्वेलाई के वॉल होते हैं ना उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाता, मीन्स जो गैसेस का एक्सचेंज है CO2 और ऑक्सीजन का नहीं हो पाता है। तो इसमें जो आगे की जो एल्वेलाई की सरफेस वो सिकुड़ने लगती है, हम कह सकते हैं कि वो सही से काम नहीं करता है। तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए ह्यूमन का प्रोटीन बनाया गया जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस बीमारी को ठीक कर रहे हैं। आगे देखते हैं, सिमिलर अटेम्प्ट आर मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। दोनों ही बीमारी क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ऐसे ही और सारे मीन्स की चेंजेस किए गए ट्रांसजेनिक एनिमल में, ताकि हम फिनाइल कीटोनूरिया जैसी बीमारी और सिस्टिक फिब्रोसिस से भी छुटकारा पा सके। ठीक, इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजिस प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। 1997 में पहली बार एक ऐसी गाय थी जिसमें हमने क्या किया, उसके जीन में चेंज कर दिया, उसको ट्रांसजेनिक काऊ बना, जिसको प्यार से उसका नाम रखा गया रोजी। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है। 1997 में, और पहली ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसका नाम है रोजी, जो क्या प्रोड्यूस करती थी, ह्यूमन प्रोटीन। उसका जो दूध था ना उसमें जो प्रोटीन आता था ह्यूमन प्रोटीन था, मीन्स 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम क्या था, प्रोटीन था, इतना प्रोटीन था। ठीक है, द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, जो ह्यूमन की प्रोटीन थी वो कौन सी थी, उसका नाम था अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन था। was न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबी देन द नेचुरल काउ मिल्क। ठीक है, ये जो इंसान है, इंसान के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, ये उनका दूध जो रोजी है या फिर बोल सकते हैं ट्रांसजेनिक काउ है, इनका दूध इतना ज़्यादा न्यूट्रिशनल अच्छा है, ताकि जो नेचुरल काउ, जो नॉर्मल काउ है उससे कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन कहाँ पाए जा रहे हैं, बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन का प्रोटीन है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये पाया जा रहा है ट्रांसजेनिक काउ में। ठीक है, आगे देखते हैं,
वैक्सीन सेफ्टी, अब जो वैक्सीन्स बन रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीन्स बना के तुरंत हम लोग मार्केट में ला रहे हैं, तुरंत हम उसे ह्यूमन कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसका भी बहुत ज़्यादा चेकअप होता है कि कहीं इसकी वजह से किसी पेशेंट को मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं है। सब कुछ सेफ्टी के साथ ही तब जाके मार्केट में किसी चीज़ को बेचा जाता है। तो इसमें देखते हैं, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। ठीक है, अब यहाँ पे माइस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया जा रहा है जिसके जीन में चेंज कर दिया गया है। कोई भी वैक्सीन बन रही है अगर ह्यूमन के लिए, तो सबसे पहले चेक किसके ऊपर होगा, ये जो माइस है इनके ऊपर होगा। मान लीजिए वैक्सीन नहीं सही है तो बेचारी माइस की डेथ हो जाएगी। अगर मान लीजिए वैक्सीन सही है, सुटेबल है आगे चेक के लिए, ठीक है, आगे हम इसको और फिर फर्दर चेक कराएंगे, तब जाके ह्यूमन के कंजप्शन के लिए मार्केट में इसको बेचेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, वैक्सीन को भी चेक करते हैं बार बार। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो की वैक्सीन है उसकी भी टेस्टिंग किसके थ्रू की जाती है, ट्रांसजेनिक माइस के थ्रू की जाती है। मीन्स की जो वैक्सीन आ रही है पोलियो की ना, तो उनसे पहले उसका जो ट्रायल होता है या बोल सकते हैं उसका चेक किया जाता है किसके ऊपर, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर चेक किया जाता है, उनको लगा के चेक किया जाता है। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड बी रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पैचेस ऑफ वैक्सीन। अगर ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर सही सब कुछ सही रहा, इसके बाद फिर ये जो वैक्सीन बनी हुई है इसको फिर मंकीज के ऊपर चेक किया जाता है। अगर उनके ऊपर भी सक्सेसफुल रहा तब जाके इसको इस वैक्सीन को बाहर मार्केट में बेचते हैं। मीन्स कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रायल ले रहे हैं कि कोई डिसऑर्डर तो देखने को नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे ट्रायल ले रहे हैं कि जो हमने दवाई बनाई है ये सही है कि नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। हम जो केमिकल्स बनाते हैं इसकी सेफ्टी टेस्टिंग ले रहे कि ये सही है कि नहीं। दिस इज नोन एज अ टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। हम इसे कह सकते हैं जहरीली, या फिर बोल सकते हैं सेफ्टी टेस्टिंग है, टेस्टिंग कर रहे हैं। मीन्स कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं ये जो सही जो केमिकल बनाई ये सही है कि नहीं, ये टॉक्सिक तो नहीं है ह्यूमन के लिए, ऐसा हम ये सब चेक कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, देखिए, द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट आर यूज फॉर टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। अगर कोई दवा बन गई, ठीक है, दवा बना दी जो खाने वाली दवा, तो इसका क्या करेंगे, हम ट्रायल लेंगे, हम चेक करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर कि कहीं ये जहरीली तो नहीं है, कि अगर कोई इंसान खाएगा तो मर नहीं जाएगा, या फिर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं टॉक्सिसिटी। मीन्स अगर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जहरीला है इसीलिए ना, तो इसीलिए इसको बार बार टॉक्सिसिटी बोला जा रहा है। Transgenic animals are made that carry gene which make them more sensitive to the toxic substance than non-transgenic animal. ट्रांसजेनिक एनिमल को इतना ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, जहरीली चीज़ों के लिए, जितना कि नॉन ट्रांसजेनिक से ज़्यादा। मीन्स कि अगर नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल, नॉर्मल कोई माइस है जिसका कोई भी चेंज नहीं किया गया जीन पे, वो अगर कोई टॉक्सिक चीज़ खा ली तो खाने के बाद वो मर जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो ट्रांसजेनिक माइस है जिसमें हमने चेंजेस किए जीन में, उसको पता चल जाए कि सामने वाली जो चीज़ रखी, जो सब्सटेंस रखा, ये क्या जहरीला है, वो बहुत सेंसिटिव रहेगी। तो यही कहने का मतलब है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल में हम ऐसे जीन डाल देते हैं कि वो जो सेंसिटिव होते हैं किसके अगेंस्ट, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, और जो बेचारे नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल उन्हें पता ही नहीं चलता और मर जाते हैं खाने के बाद। दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इफेक्ट आर स्टडी। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनको एक्सपोज किया जाता है, उनको किसके पास लाया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस के पास, फिर हम उसके स्टडी करते हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन अ रिजल्ट इन लेस टाइम। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, अगर हमें किसी भी बोल सकते हैं सेफ्टी टेस्टिंग या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में अगर हमको देखना है कि हम जल्दी हम चेक करें कि जो केमिकल है, जो ड्रग्स है, सही है कि नहीं, इसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, कि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से बहुत कम समय में हम जल्दी सारे टॉक्सिसिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, देखिए, द मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। ठीक है, जो इंसान है ये क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है अपनी चीज़ पाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स पाने के लिए, क्या कर रहा है, जीन में चेंज कर रहा है। क्या ऐसा होना सही है, ऐसा करना सही है? Some ethical standards are required to evaluate the morality of all the human activity that might help or the harm the living organism। ठीक है, जो ये हमारे एथिक्स स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि जो हम ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो लोग क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कुछ ऑर्गेनिज्म के जीन में जो चेंज कर रहे हैं, क्या उसके लिए हार्मफुल नहीं है, उसमें उसकी डेथ नहीं हो रही है, क्या ये करना सही है? मीन्स कि अब हम इमोशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। पहले हमने प्रोडक्ट निकालना सीख लिया सब कुछ, फिर हमारे जो एथिकल इश्यूज है वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में देख रहे हैं। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशू द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोरालिटी के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को भी देखते हुए चल रहे हैं कि क्या क्या फायदे मिल रहे हैं हमको इससे। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट विच
व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम, जो हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जीन के लेवल में किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट दे सकता है, अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है, जब हम उस ऑर्गेनिज्म को अपने इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करें। ज़रूरी नहीं कि जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए हमने ऐसा जीन दिया है कि जिसमें हमारा प्रोडक्ट हो, उसका उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी बार हम मॉडिफिकेशन करें जेनेटिक लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन ही हो। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि उल्टा रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। देयर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट ए ऑर्गेनाइजेशन सच एज GAAC, genetically engineering approval committee, which will make decision regarding to the validity of the GM research and the safety of the introducing GM organism for the public services। इसीलिए कहीं उल्टा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कहीं बेचारा जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी स्पीसीज ही खत्म हो रही है। मैं सब चीज़ को बैलेंस करके चलना है अपने इकोसिस्टम में। तो क्या किया जा रहा है कि जो इंडिया के गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत डिसीजन लिया जाएगा कि किस ऑर्गेनिज्म में हमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना है, कैसे हमें सेफ्टी रखनी है उस ऑर्गेनिज्म में भी। मीन्स कि जैसे मान लीजिए हमने माइस लिया, ट्रांसजेनिक माइस बनाया, तो उसका भी ख्याल रखना। उसके अलावा जो चीज़ हम उससे ऑब्टेन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना है कि ह्यूमन या पब्लिक के लिए ख़राब तो नहीं है, पब्लिक सर्विसेज का भी ध्यान रखना है। मीन्स कि यही कहने का मतलब है कि जो भी काम कर रहे हैं हमें बहुत सही तरीके से करना है ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई तकलीफ ना हो। आगे देखते हैं। द मॉडिफिकेशन यूजेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांट फॉर द सेम। जो मॉडिफिकेशन की गई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसके लिए की गई है, सारी चीज़ें क्यों की जा रही है, पब्लिक सर्विसेज के लिए की जाए। जैसे खाना, फूड हो गया, एग्रीकल्चर में हमने देखा, मेडिसिन के सोर्सेज में देखा, इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि हमने पैटेंट कराया, सेम चीज़ बना के दूसरे देश वाले भी यही बना के कह देंगे। ये वैक्सीन बन गई, मान लीजिए इंडिया में कोई वैक्सीन, तो अगर अमेरिका वाले बना लिए उसको तो कहेंगे कि हमने इसको पैटेंट किया। मीन्स कि इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट चलता रहता है सेम थिंग्स के लिए। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनी आर बीइंग ग्रांटेड द पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक द यूज ऑफ जेनेटिकल मटेरियल, प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड, डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय फार्मर एंड इंडिजिनियस पीपल ऑफ द स्पेसिफिक रीजन एंड कंट्री। ठीक है, पब्लिक का भी गुस्सा है, इसलिए एंगर है। क्यों है? क्योंकि जो फार्मर है, जो देसी जगह है, मान लीजिए इंडिया की बात की, इंडिया से अगर नीम लेके जा रहे हैं, टर्मरिक लेके जाके प्रोडक्ट बना रहे हैं कहीं फॉरेन कंट्री में, ये कह रहे कि ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, तो इंडिया के लोगों को गुस्सा तो आएगा ही ना, क्योंकि टर्मरिक है या फिर नीम है, ये सब प्लांट कहाँ से उग रहे हैं? इंडिया से उग रहे हैं। वो अपना प्रोडक्ट बना के अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको पेटेंट करा देंगे कि हमने बनाया है, हमने डेवलप किया है। तो ये भी क्या है, एक गुस्सा है पब्लिक का। ठीक है, आगे देखते हैं। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन। अब राइस के बारे में बात करते हैं कि जो राइस है, चावल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है। द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर इन द एग्रीकल्चर। किसका एग्रीकल्चर? एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री में। राइस आज से नहीं है, मीन्स कि जो हम चावल खा रहे हैं आज से नहीं है, हजारों साल पहले से है। किसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे? जब हम एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि चावल आज से लोग नहीं खा रहे, हजारों साल पहले से खा रहे हैं। ठीक है, देयर आर एन एस्टिमेट 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। एक आंकड़ा लगाया गया कि लगभग 2 लाख वैरायटी जो राइस की है इंडिया में अकेली है। मीन्स एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो सिर्फ इंडिया की बात की गई तो वहाँ पे सिर्फ 2 लाख वैरायटी है किसकी? राइस की है। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। जो डाइवर्सिटी है राइस की, इतनी सारी वैरायटीज़ के साथ जो राइस है इंडिया में, ये बोल सकते हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर वैरायटी पाई जा रही है राइस की तो सिर्फ इंडिया में पाई जा रही है, बहुत रिचेस्ट है। बासमती राइस, अब हम एक राइस की बात कर रहे हैं, बासमती राइस हर कोई जानता होगा, अब इसके बारे में देखते हैं। इज ए डिस्टिंग फॉर दी इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर एंड आर 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, जो बासमती राइस है इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी है, उसका अरोमा अच्छा है, उसका फ्लेवर अच्छा है, मीन्स खाने में बहुत टेस्टी है, सूंघने में भी बहुत अच्छा स्मेल आता है। ठीक है, तो अरोमा की वजह से फेमस है और साथ में फ्लेवर की वजह से, और उसकी 27 वैरायटी जो है इंडिया में उगाई जाती है। ठीक है, बासमती राइस की। देयर इज अ रेफरेंस टू बासमती इन द एशियन टेक्स्ट्स एंड फ्लोरक एंड द पोएट्री एज इट हैज़ बिन ग्रोन फॉर सेंचुरी। ठीक है, बासमती के बारे में हमारी पुरानी एशियन जो किताबें हैं उनमें देखा गया, हमारे कल्चर में देखा गया, हमारी जो कविताएं उनमें भी इसका वर्णन किया गया है कि आज से नहीं, कई 100 साल से इसको उगाया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, इन 1997, अभी हमने 1997 में एक चीज़ पढ़ा था, यहाँ देखिए ईयर बहुत मैटर करता है। देखिए यहाँ पे देखिए 1997 में पहली बार ट्रांसजेनिक काऊ आई जिसका नाम रोजी है, जिससे जो उसका 1 लीटर का जो मिल्क था उसमें 2.4 ग्राम ह्यूमन रिच प्रोटीन मिल रहे थे, जिसका नाम था अल्फा एल्ब्यूमिन। ठीक है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है 1997 में, यहाँ देखिए इन 1997, ठीक, द अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन द बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क ऑफिस। जो अमेरिका की कंपनी थी उसने क्या पा लिया, पेटेंट पा लिया। कैसे पाया, किससे, बासमती राइस के लिए पेटेंट पा गया, किससे, यूएस पेटेंट से और ट्रेडमार्क ऑफिस से उसको पेटेंट मिला। क्या मिला, दिस अलाउ द कंपनी टू सेल न्यू वैरायटी ऑफ बासमती। ऐसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, हमें पेटेंट हमें लिखवाना पड़ता है कि ये जो इन्वेंशन हुआ है, ये जो डिस्कवरी हुई हमारे द्वारा हुई है। कोई आके ये भी क्लेम कर सकता है नहीं नहीं ये मेरे थॉट्स थे, मैंने ये कहा है, मैंने ये किया है पहले से, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या, हर चीज़ का पेटेंट कराना पड़ता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अपने नाम कराना पड़ता है कि हमने किया, ये मेरा है, ये मेरे थॉट्स है, ये मेरी वैरायटी है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जो अमेरिका की कंपनी उसने अपने पेटेंट पा लिया, किससे पाया, यूएस पेटेंट से और ट्रेडमार्क ऑफिस से। उसने क्या किया कि नई वैरायटी बना दी, किसकी, बासमती राइस की, और उसको कहाँ बेचा, यूएस में बेचा और अब्रॉड में बेचना स्टार्ट कर दिया। अब वो नई वैरायटी क्या थी उसके बारे में देखिए। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर वैरायटी। ठीक है, जो नई वैरायटी है ना, ये कहाँ से लाया गया, इंडियन जो फार्मर अपने खेतों में जो बासमती की राइस की मतलब कल्टीवेशन करते हैं ना, वहाँ से लाया गया। मीन्स कि इनका ही उगाया हुआ चीज़ लेके वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिए, नई वैरायटी बना के फिर उसको अब्रॉड में यूएस में बेच रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं वो लोग, इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद द सेमी डार्क वैरायटी एंड क्लेम इज अ इन्वेंशन और द नोवेटरी। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि एक वैरायटी क्या ले ली है, इंडिया की बासमती है जो खूब मतलब उसके खूब फसल निकल रहे हैं, और एक सेमी डार्क है। मीन्स कि एक ऐसी बासमती का प्लांट है, या बोल सकते हैं वो छोटा है, एक वैरायटी बहुत छोटा है हाइट में, बट इसका प्रोडक्शन कम है। तो इन दोनों का क्रॉस करा के एक हाइब्रिड बना दिए। ठीक है, हाइब्रिड क्या बनाए कि प्लांट छोटा रहेगा। मीन्स बासमती का जो पौधा है, बोल सकते हैं जो पैडी प्लांट है, ये क्या होगा, छोटा रहेगा और इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे। तो इसको नई वैरायटी बना दी है कि प्रोडक्शन जो हाई हो रहा है बासमती का इंडिया में, उसका ले लिए जीन। और जो ऐसे बासमती थे जो छोटे हाइट के थे, शॉर्ट हाइटेड प्लांट थे, उनका क्रॉस करा दिया ताकि दोनों ही डिजायरेबल कैरेक्टर आ गए उस प्लांट में। मीन्स कि वो छोटा रहेगा, सेमी डॉर्फ रहेगा और प्रोडक्शन भी हाई होगा। तो इसको उन्होंने क्या बना दिया, नई वैरायटी बना के इसको यूएस अब्रॉड हर जगह बेच रहे हैं। ठीक, the patent extend to a function equivalent implies that the other people selling basmati rice could be restricted by patent। ये बात हमें कह रहा है कि हमें रोकना चाहिए ऐसे लोगों को जो बासमती राइस को ही अपना मिस अपना बोल रहे हैं कि हमने ये ऐसा काम किया, हमने ये आविष्कार किया, हमने ये नई वैरायटी लाई है। तो ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो बासमती है जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये कहाँ से, इंडिया के जो फार्मर उगा रहे हैं खेतों में, उन्हीं का वैरायटी है। उसका क्रॉस करा दिया ऐसे बासमती से जो प्रोडक्शन कम दे रहा होगा बट शॉर्ट हाइटेड है, उससे करा के नया एक हाइब्रिड बना दिया और उसको बेच रहे हैं कि हमने एक ऐसा काम किया है। ठीक है, तो ये सबको रोकना चाहिए। आगे देखते हैं, सेवरल अटेम्प्ट हैव also been made to patent uses product and the processes based on the Indian traditional herbal medicine example turmeric नीम। ठीक है, और बहुत सारे पेटेंट किए गए हैं, जैसे कि इंडिया में टर्मरिक होता है, नीम मीन्स कि हम बोल सकते हैं हल्दी है, नीम है, इंडिया से लेके जाके इसका प्रोडक्ट बना के बेच रहे कि हमने ये किया है, हमने बनाया है, हमारा एक नया प्रोडक्ट है ये। मीन्स कि सब चीज़ें चुरा चुरा के अपना प्रोडक्ट बना के उसको बेच रहे हैं और पेटेंट करा दिए कि हमने बनाया है इसे। ठीक, if we are not vigilant and we do not immediately counter these patent application, other country individual may encroach on our rich legacy and we may not able to do anything। अगर हम उन्हें रोके नहीं जो ये सब काम कर रहे हैं, तो हमारे जो कंट्री में इतना हमारा कंट्री है, इतने सारे बायोडाइवर्सिटी है, इसको चुरा चुरा के लेके जाएंगे और अपना बना लेंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें इनको रोकना है कि हमारी ही वैरायटी लेके जाके तुम अपना कुछ थोड़ा सा नया चेंज कर दे रहे हो, उसमें मॉडिफिकेशन करके तुम बेच रहे हो और तुम ये कह रहे हो हमने बनाया है। तो हमें इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बायोप्रेसी। अब बायोप्रेसी क्या होता है, बायो का मतलब बायो रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, प्रेसी का मतलब चोरी। अब यहाँ पे चोरी भी होता है इन सब चीज़ों में। देखिए कैसे, बायोप्रेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर organization without proper authorization from the country and the people consume without the complimentary payment। इसमें क्या हो रहा है, जो बायो रिसोर्सेज हैं कौन चुरा रहा है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो, और कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग क्या कर रहे हैं कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए, बिना गवर्नमेंट की कुछ भी मतलब उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ना ही लोगों से परमिशन लिए, उनकी चीज़ें, उनकी जो बायो रिसोर्सेज है उसे चुरा के लेके जा रहे हैं और अपने यहाँ उसका बोल रहे हैं कि उसमें कुछ चेंज करके अपने यहाँ बेच रहे हैं। मीन्स कि उसको अपने नाम पे पेटेंट करा ले रहे हैं। तो ये क्या है, बायोप्रेसिंग। यहाँ पे लोग जो यूज़ करते हैं बायो रिसोर्सेज उसका चोरी कर रहे हैं। कौन, मल्टीनेशनल कंपनी, उसके साथ साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, ना गवर्नमेंट का किसी तरीके से परमिशन ले रहे हैं, ना ही उस कंट्री के लोगों से, और ना उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन आर रिच इन फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बहुत सारी ऐसी कंट्री जो जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज हैं, मीन्स जो फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन उनको अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। मीन्स कि वो पैसा कमाने में व्यस्त है, अपनी जो सांस्कृतिक है या फिर बोल सकते हैं जो उनके यहाँ जो ईजिली अवेलेबल है बायो रिसोर्सेज, उनके बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज द रिच इन द बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। लेकिन इसके अलावा जो अभी कंट्री डेवलप कर रही, जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है, जो अभी डेवलप करने के लिए है, मीन्स अभी करने वाली है, वो सारी जो कंट्रीज़ है या वर्ल्ड है, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जा रही है, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में जा रही है जो बायो रिसोर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, traditional knowledge related to the bioresource can be exploited to develop a modern application and can use to the save time effort expenditure during the year commercialization। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज इसलिए इकट्ठा करना है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे बायो रिसोर्सेज हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच सकते हैं। तो अगर हमें नॉलेज रहेगा अपने ट्रेडिशनल चीज़ों का, अपने बोल सकते हैं कि अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तब अगर हमें नॉलेज रहेगा तो हम उसमें अच्छे से कुछ प्रोडक्ट बनाएं, हमें कम टाइम लगेगा क्योंकि हमने उसके बारे में नॉलेज रखा, हमें पहले से स्टडी, हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और हम ईजिली इसको बेच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले हमें नॉलेज रहना चाहिए कि कहाँ से हम कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ पता रहना चाहिए। ठीक है, देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस इनएक्विकेट कॉम्पिटिशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, यहाँ पे रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, चीज़ें सही नहीं है, कुछ बेनिफिट कौन सी कंट्रीज पा रही है, जो डेवलप्ड है पूरी तरीके से उसे, और जो डेवलपिंग कंट्री, मीन्स कि दोनों मिलके अपना ही काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। देयरफॉर सम नेशन आर डेवलपिंग लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दियर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसीलिए कुछ नेशन को जो डेवलपिंग है उनको क्या, उन्होंने अपने लॉ जो उनके कानून है उसको तोड़ दिए। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड काम करना स्टार्ट कर दिए बिना परमिशन के, मीन्स कि ये बायो प्रेसी करना स्टार्ट कर दिए हैं, बायो रिसोर्सेज को, ट्रेडिशनल नॉलेज को, ये सब क्या कर रहे हैं, छुपा रहे, चुरा रहे हैं दूसरे का भी। ठीक है, द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन patent bill that takes such issue into the consideration, including the patent term, emergency provision and the research and the development initiative। इसीलिए जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसने एक बिल दिया, मीन्स इंडियन पेटेंट बिल, जिसमें कहा सेकेंड अमेंडमेंट के तौर पे कि ये जो सारी चीज़ें कंसंट्रेशन है, मीन्स जो पेटेंट करना है, इमरजेंसी प्रोविजन है, जो रिसर्च है, या फिर बोल सकते हैं कोई चीज़ का इनिशिएटिव डेवलपमेंट, ये सब पे पूरा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंट्री आ रही है और इंडिया का ही सब कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके ही प्रोडक्ट छुपा के लेके जाके बायोप्रेसी कर रही, मीन्स ये सारे काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आएगी, सेकेंड अमेंडमेंट के अंडर में आएगी, जो इंडियन पार्लियामेंट के बिल के थ्रू हुआ है। ठीक, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, चलिए समरी में देख लेते हैं। Biotechnology has given to humans several useful products by using microbe, plants, animal and their metabolic machinery। जो बायोटेक्नोलॉजी है ह्यूमन के लिए बहुत बेनिफिशियल है उसके प्रोडक्ट, जैसे कि हमने क्या किया है, माइक्रोब, प्लांट, एनिमल, उनके मेटाबॉलिक पाथवे के साथ या मशीनरी के साथ क्या किया है, अपना प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किया है। Techniques of the tissue culture and somatic hybridization offer vast potential for manipulation of plant in vitro to produce new variety। ठीक है, टिश्यू कल्चर हो या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो। टिश्यू कल्चर में हम क्या कर रहे थे कि हम छोटे से सेल से, एक्स प्लांट का छोटा सा सेल ले रहे थे, टिश्यू, उसको कहाँ ग्रो करा थे, विट्रो कल्चर मीन्स लैब में ग्रो करा रहे थे। हम क्या कर रहे थे कि जो वैरायटीज थी वो सब कहाँ बना रहे थे, लैब में बना रहे थे, तो इससे हमें नई वैरायटी भी मिल रही थी। Recombinant DNA technology has made it possible to engineer the microbe, plants and animals such that they have novel capacity। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने माइक्रोब्स हुए, प्लांट हुए, एनिमल हुए, उनमें क्या किया, उनके जीन में चेंज किया, जिसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी थी या बोल सकते कैपेबिलिटी थी वो भी बढ़ गई। ठीक, genetically modified organisms have been created by using the method other than the natural method to transfer one or more gene from one organism to another। ठीक है, हमने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाए, जिसकी वजह से हमें एक नेचुरल मेथड मिला कि हम एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसफर कर पा रहे किसी ऑर्गेनिज्म में। जनरली यूजिंग द टेक्निक सच एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे थे, जो हमारे डिजायरेबल जीन था उसको हम वेक्टर में जोड़ रहे थे और फिर इसको हम दूसरे इकोलाई, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है जिसका क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन हो रही है या फिर डिवीजन हो रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं, और फिर इसके बाद जब ढेर सारा ऐसा बन गया हमारा डिजायरेबल जीन या डिजायरेबल डीएनए, तो उसको हम होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, जीएम प्लांट हैव बीन यूजफुल इन इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट एंड मेक द क्रॉप मोर टॉलरेट टू द स्ट्रेस। हमने ऐसे प्लांट
क्या क्या किया, जीन चेंज कर दिया, मीन्स उसको जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट कर दिया ताकि हमारा जो क्रॉप का यील्ड है वो ज़्यादा हो, जो लॉस हो रहे थे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस वो भी कम हो, हमारा जो क्रॉप है वो टॉलरेट करे जब स्ट्रेस पड़े, मीन्स बारिश नहीं हो रही है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये सब में क्या करे, अपने आप को स्टैंड करके सर्वाइव कराए। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट बनाए थे कि कोई भी पेस्ट अगर आके लग जा रहा तो उसके अगेंस्ट हमारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था उसको मार दे रहा था। ठीक है, हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाई थी, जैसे कि गोल्डन राइस। ठीक है, ये क्या करता है, विटामिन ए की कमी को पूरा कर रहा था, तो हम इस तरीके से पूरा जीन मॉडिफाई कर दिया प्लांट में, जिससे हमारा बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिलता रहे प्लांट से। देयर आर सेवरल जीएम क्रॉप plant with improved nutritional value of food and reduce the reliance on chemical pesticide pest and resistant crop। हमने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या किया, अपना न्यूट्रिशन वैल्यू रख दिया, जैसे कि गोल्डन राइस। ठीक है, देखने में भी सुनहरा है और नाम से भी लग रहा है कि इससे क्या हो रहा है, विटामिन ए की कमी पूरी हो जा रही है। ठीक, इसके अलावा हमने जो केमिकल या जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उससे भी हमको छुटकारा पाने के लिए हमने प्लांट को इतना रेजिस्टेंट बना दिया ताकि हम ये केमिकल फर्टिलाइजर ये सब पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ ना करें। आगे देखते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक्स। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मीन्स लार्ज मास प्रोडक्शन पे हमने दवा बनाई जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सिंस द रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स आर आइडेंटिकल टू द ह्यूमन प्रोटीन दैट डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एज वॉज ऑब्जर्व इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हम ड्रग्स बना रहे हैं, ठीक है, जो एंजाइम्स बना रहे हैं, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इनका कोई भी रिस्क नहीं है कुछ बीमारी कॉज करने का या साइड इफेक्ट कॉज करने का। जैसा कि हम क्या करते थे कि इंसुलिन वाले केस में क्या होता कि पहले पिग के पैनक्रियाज से या फिर कैटल के पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाल के ह्यूमन पेशेंट को दे दिया जाता, जिसको डायबिटीज़ थी। लेकिन इससे करने से क्या, उसके अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे थे, उसके अंदर बहुत रिएक्शंस हो रहे थे उसके अगेंस्ट। लेकिन जो अगर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब इंसुलिन बना तो इससे क्या होगा, पेशेंट में इसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिले, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले। तो यही कहने का मतलब है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से दवा बनती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, कारीगर होती है, लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट या फिर कोई भी चांसेस नहीं होते फेलियर होने के। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है कि ह्यूमन इंसुलिन इज मेड इन द बैक्टीरिया येट द स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ नेचुरल। जैसे कि हमने देखा था कि जो ह्यूमन का इंसुलिन कहाँ बन रहा था, बैक्टीरिया के सेल में बन रहा था, कि एक इकोलाई में हम लोग कर रहे थे, ग्रोथ करा रहे थे कल्चर, दूसरा वाला बी वाला दूसरे इकोलाई में, और जब दोनों ढेर सारा बन गया तो ए और बी को हम लोग डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिए, जो एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है कि किसी भी ह्यूमन के पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बनते हैं उनके जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम उसको लैब में बना रहे हैं। आगे देखते हैं, transgenic animals are also used in understand how gene contribute to development of disease by serving as a model of human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer। ठीक है, हम ट्रांसजेनिक एनिमल मीन्स ऐसे एनिमल हैं जिनके जीन में हमने मैनिपुलेशन कर दिया, चेंजेस कर दिया, ताकि हम स्टडी कर सकें कि किस तरीके से जीन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहा है बीमारी कॉज करने का। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ह्यूमन में अगर कोई बीमारी हो रही है तो किस तरीके से उसका जो पैथोजन है या फिर बोल सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट है उसका जीन किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे बीमारी उसमें फैला रहा है। ठीक है, जैसे कि कैंसर हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर, इनके केसेस में। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी इज द इनिशिएशन ऑफ द जीन इनटू द इंडिविजुअल सेल एंड द टिश्यू टू ट्रीट द डिसीज स्पेशली हेरेडिटरी डिसीज। ठीक है, जो जीन थेरेपी है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे जीन को उस इंसान के अंदर डाले जिसको क्या है, जीन में डिफेक्ट है या फिर वो जीन ही प्रेजेंट नहीं है, मीन्स कि उसके माता पिता से वो जीन आया तो बच्चे में लेकिन फंक्शन नहीं हुआ या आया ही नहीं, मीन्स कि कहीं ना कहीं वो क्या है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है। ठीक, तो उसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इट does so by replacing a defective muted allele with a functional one or the gene target which involve the gene amplification। ये किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे जो डिफेक्टेड एलील है या फिर डिफेक्टेड जीन है उनको हटाया जाता है, और यहाँ पे हम बाहर से फंक्शनल जो जीन है जिनमें नहीं प्रेजेंट है, हम बाहर से फंक्शनल जीन पेशेंट के बॉडी में डालते हैं ताकि क्या हो सके, वो क्योर हो सके। ठीक है, viruses that attack their host and introduce their genetic material into the host cell as a part of a replication cycle used as vector to transfer the healthy gene or the more recently portion of the gene। ठीक है, वायरसेस की बात यहाँ पे क्यों की गई है, अगर किसी इंसान को कॉमन कोल्ड हो जाता है सपोज करिए, तो क्या होता है कि सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और बेचारा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें सिम्टम्स तब दिखते हैं जब क्या होता है, वायरस का जो कंसंट्रेशन है बॉडी में ज़्यादा है।
ठीक। वायरस क्या करते हैं, अपने आप को जल्दी जल्दी अपने स्ट्रेन बदलते रहते हैं, जल्दी जल्दी अपने आप को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते रहते हैं। अगर हम इसी वायरस में जो ऐसे जीन प्रेजेंट है जो बीमारी कॉज कर रहे हैं ह्यूमन में, हम उस जीन को हटा दें और अपना डिजायरेबल जीन लगा दें, मैकेनिज्म तो वही होगा कि मान लीजिए किसी ह्यूमन की बॉडी में गया तो वायरस वैसे ही काम कर रहा है, अपने आप को वैसे ही बढ़ा रहा है, बट इस बार वो पैथोजन की तरह काम नहीं कर रहा है, इस बार हमारा डिजायरेबल जीन को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वायरसेस जो अटैक करते हैं होस्ट को, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, तो उनमें क्या कर रहे हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल में हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। वो जिस तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट करता है होस्ट के बॉडी में वैसे ही करेगा, लेकिन इस बार वो क्या करेगा, अपनी बीमारी नहीं कॉज करेगा, इस बार हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसको बढ़ाएगा होस्ट के बॉडी में। मीन्स वायरसेस को यूज किस तरीके से कर रहे हैं, वेक्टर के तौर पे कर रहे हैं, ताकि हम अपना जो हेल्दी जीन है या फिर अपना डिजायरेबल जीन उसको हम होस्ट के बॉडी में इंट्रोड्यूस करा सकें। द करेंट इंटरेस्ट इन मैनिपुलेशन ऑफ द माइक्रोब्स प्लांट्स एंड एनिमल हैज़ राइज इन सीरियस इथिकल क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी करेंटली क्या किया जा रहा है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, किनको किया जा रहा है, माइक्रो प्लांट एनिमल के सेल में, मीन्स वहाँ के जीन में चेंजेस किए जा रहे हैं, अल्टरनेशन किया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, सीरियस एथिकल क्वेश्चन है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई माइक्रोब्स में किया है या फिर प्लांट या एनिमल के जो जीन में चेंजेस किए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बेनिफिशियल ही हो, मीन्स कि इनके जो प्रोडक्ट है वो सही बने। ठीक, कहीं ना कहीं जो ये माइक्रोब्स, ये प्लांट एनिमल है ना, इनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये एक एथिकल क्वेश्चन है, कैसा हमें करना चाहिए कि नहीं, हमें मानवता रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, इतना लालची तो नहीं बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एथिकल इश्यूज़ में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर किसी भी लाइन में कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। मैं नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, साथ में डायग्राम को भी बताती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नई एनसीईआरटी है तो आप अपनी किताब से पढ़िए, नहीं है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।